ग्रे और थक चुके आसमान से छोटी छोटी बारिश की बूंदें आराम से गिर रही थीं। शहर की सड़कों पर धीरे धीरे टपकती हुई ऑटम का मौसम था और लोग अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे। कुछ के पास छाता था तो कुछ बिना छाते ही भाग रहे थे। सब अपना सिर किसी न किसी तरह कवर कर रहे थे ताकि बहुत ज्यादा भीग न जाएं। उस भीगी सड़क की एक पतली सी गली में एक पुराना सा स्टोर था जिसके बाहर की छत के नीचे दो बंदे, एक बूढ़ा और एक लड़का, आमने सामने बैठे थे। बारिश जितनी बाहर ग्लूमी और डिप्रेस थी, उस स्टोर के नीचे उतनी ही काल्मनेस और ड्राइनेस थी। उनके सामने एक पुरानी फटी सी लकड़ी की चेस बोर्ड रखी थी। सीन में टेंशन थी जैसे कोई साइलेंट बैटल ग्राउंड हो। बूढ़ा बंदा अपने अगले मूव पर बहुत ही इंटेंस सोच रहा था। वहीं लड़का एकदम रिलैक्स वाइब में बैठा था। उसकी बारी आई और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चेकमेट। बूढ़ा थोड़ा शॉक्ड था और थोड़ा एम्बैरेस्ड भी कि वो हार गया। बोलने लगा कि वो ऑलमोस्ट जीत ही गया था, बस 13 मूव बाकी थे। लड़के ने कुछ जस्टिफाई नहीं किया क्योंकि उसकी जीत कोई झोंका नहीं थी। वो तो फुल ऑन फेट से पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। जीतने के बाद लड़का अपने पैसे लेने चला गया और बूढ़ा अभी पीछे बैठा खुद से बड़बड़ा रहा था कि सुबह लू और जिमी से 20 यन जीते थे और अब सब गया। लड़का दिखने में बिल्कुल सिंपल सा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, बाल सेठ, चेहरे पर क्लैरिटी और आंखों में वो डीप वाइब जो नॉर्मल बंदों में नहीं होती। पैसे लेकर वो फिर से चेस बोर्ड पर लौटा और पीसेस दोबारा सेट करता हुआ बोला, अगर लू और जिमी मेरे साथ खेलते तो तुझसे पैसे लेने की नौबत ही नहीं आती। वैसे भी ये तो बैलेंस है। तूने रिस्पेक्ट बचाई और मैंने कुछ कैश पकड़ लिया। बूढ़ा फिर से गेम को जूम करके एनालाइज करने लगा और बोलता रहा कि उसका आइडल जो भी सिखाता है वो टोटल बेकार है। लड़के ने एक ग्रिन के साथ पूछा, तो फिर तू जिमी और लू को हराता कैसे है? बूढ़ा चेस बोर्ड को चिढ़ते हुए देखता है और बोलता है, चल फिर से खेलते हैं। गेम स्टार्ट होने से पहले लड़के ने अपनी आंखें बंद की और पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर चुपचाप फोकस में चला गया। ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड ने एक सेकंड के लिए ब्रेक मारा हो। बारिश की बूंदें भी हवा में ही फ्रीज हो गईं। ना कोई आवाज, ना हलचल, सब कुछ स्लो मोशन में। उसके दिमाग में पूरा पिछला गेम रिवर्स प्ले होने लगा। हर मूव, हर इंसान जो चेस के पास से गुजरा था, सब क्रिस्टल क्लियर सामने आ गया, जैसे सब कुछ रिवाइंड हो रहा हो। उसका दिमाग एक ऐसे डिजिटल स्टोर जैसा था जिसमें हर मेमोरी एक एक डिस्क की तरह स्टोर थी। वो जैसे ही किसी डिस्क को टच करता, सारी वीडियो फाइल कॉन्शियसनेस में घुस जाती और सब कुछ लिटरली उसकी पाल्म में जैसे दिखने लगता, प्योर एचडी क्वालिटी में। और उस पल वो पूरी तरह से रेडी था अगली बाजी के लिए। बाहर अब भी बारिश उसी थकी हुई आसमान से लगातार गिर रही थी और अंदर सीन में एनर्जी एकदम इलेक्ट्रिक थी, एज इफ यूनिवर्स खुद इस मैच का इंतजार कर रहा था। और जैसे लड़का खुद ही बोले, भाई अभी भी चांस है, हार मानने का कोई सीन नहीं है। चप्पलों की आवाज और सड़क किनारे जमा होते पानी की हल्की सी बहती धुन, ये सब कुछ चैट के दिमाग में जैसे प्ले हो रहा था। एक भी डिटेल उससे मिस नहीं हुई। और हाँ, ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुश्किल का मतलब हार थोड़ी होता है। थोड़ी थोड़ी चक्कर सी आ रही थी, पर उसने खुद को संभालते हुए चीज का एक पीस उठा लिया। बूढ़ा एकदम चुप हो गया और चेस बोर्ड को घूरने लगा, क्योंकि रूल्स तो सेट थे। बेट लगाने के बाद गेम को रिप्ले करना जरूरी था और अगर बूढ़ा पैसा हार गया तो उसे एक चेस लेसन मिलेगा। अब सीन थोड़ा अजीब था क्योंकि चैट के अंदर वो टिपिकल रिस्पेक्ट और शर्म नहीं थी जो आमतौर पर यंगस्टर्स बड़ों को देखते वक्त रखते हैं। वो तो उस टाइम पूरा टीचर मोड में था। हर एक चाल पर डिटेल में बात कर रहा था, स्ट्रेटेजी समझा रहा था कि दुश्मन को कैसे हराना है। और लास्ट में बोला, अगर तू इस हफ्ते वो 13 हॉर्स सैक्रिफाइस के तरीके सीख लेता है ना, तो अगले हफ्ते तू उन सबको हरा देगा जिनसे तू हमेशा हारता है। ये सुनकर बूढ़ा बंदा इतना एक्साइटेड हो गया कि एकदम से पूछ बैठा, तो फिर मैं तुझे भी हरा सकता हूँ क्या? चैट ने कॉन्फिडेंस में बिना सोचे बोल दिया, भाई 500 साल भी दे दूं ना तुझे, फिर भी तू मुझे हरा नहीं पाएगा। बूढ़े के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट उतर आया और फिर उसे अचानक याद आया कि चैट तो स्कूल में पढ़ता है, तो पूछने लगा, तेरी तो अभी सेल्फ स्टडी क्लास होगी, तू स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गया? चैट थोड़ी देर सोच में गया और फिर बोला, मैं किसी का वेट कर रहा था। बूढ़ा थोड़ी कंफ्यूजन में था, सोच रहा था कि आखिर वो किसका वेट कर रहा होगा। उसने चैट को चेस चैंपियनशिप में पार्ट लेने का ऑफर दिया और बोला, अगर तू ये जीत गया तो तेरे पैसे वाले सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन चैट ने बिना टाइम वेस्ट किए साफ मना कर दिया और बोला, मैं खुद को कोई चेस प्लेयर नहीं मानता। इतने में बारिश धीरे धीरे थम गई। एक छोटा बच्चा चिल्ला के बोला, बारिश रुक गई। बूढ़े ने नोटिस किया कि चैट का बॉडी मूवमेंट थोड़ा बदला है। फिर उसने भी उसकी नजर फॉलो की और देखा, गली के एंड पर एक कपल अपने बच्चे के साथ चल रहा था। औरत ने भी चैट को देखा, उनकी नजरों का कनेक्शन हुआ। चैट उठ खड़ा हुआ, उसका मुंह खुल गया। एकदम साइलेंट सरप्राइज के साथ उसकी बॉडी में हल्का सा झटका गया। वो मिड एज औरत एक हल्का सा विंड चेटर पहने थी और हाथ में एक प्यारा सा बॉक्स पकड़ा था जिस पर बैंगनी रिबन बंधा था। जैसे ही उसकी नजर चैट पर पड़ी, उसने उसका नाम लेकर पुकारा। चैट ने उस ओर एक उदास सी स्माइल के साथ देखा और फिर नजरें घुमा ली और चला गया। वो बंदा जिसका चैट इतने देर से वेट कर रहा था अब सामने खड़ा था, पर अब चैट उसे देखना ही नहीं चाहता था। वो मिड एज औरत तेजी से स्टोर की एंट्री की ओर आई और बूढ़े से पूछा, चैट तुम्हारे साथ चेस क्यों खेल रहा था? सर उसकी टोन से लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बूढ़े ने कुछ ज्यादा ही रफ अंदाज में जवाब दिया, चैट तेरा बेटा है, तुझे ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए और शायद उसके पास अब पैसे बचे नहीं हैं। और फिर वही साइलेंस, वही ठंडी हवा और वो अनआंसर्ड सवाल, जैसे सब कुछ कहा भी गया और कुछ भी नहीं कहा गया। और यही वजह है कि चैट चेस खेलता है, थोड़े पैसे कमाने के लिए। ये सुनकर जेनी थोड़ी हक्की बक्की रह गई क्योंकि वो हर महीने अपने पापा को पैसे भेजती थी। उसे टेंशन हो गई और उसने सोचा कि चलो बेटे को चेक कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, उसके बगल में बैठे बंदे ने बीच में टोक दिया और याद दिलाया कि आज जुआन का बर्थडे है, कैफे में टेबल ऑलरेडी बुक है और उसके बाद बच्चे को मूवी ले जाना है। और वैसे भी चैट अब 17 साल का है, खुद का ख्याल रख सकता है। जेनी ने माथा सिकोड़ लिया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद लंबी सांस लेकर अपने हस्बैंड की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ एक रेजिडेंशियल एरिया में चैट अकेला एक सुनसान गली से स्लो वॉक कर रहा था। पूरा रास्ता पेड़ों की छांव से ढका हुआ था। वो एक डिम डोरवे से होते हुए एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर गया और चाबी निकालकर फ्लैट का दरवाजा खोला। छोटा सा फ्लैट था, कचरे और गंदगी से भरा पड़ा, वॉलपेपर उखड़ रहा था और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। चैट ने फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स में गया और एक नंबर डायल किया, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही सामने वाले ने बोलना शुरू कर दिया, पैसे चाहिए तो अपनी माँ को कॉल कर। बैकग्राउंड में महजूम की आवाजें आ रही थी। चैट ने बड़ी ही शांत आवाज में कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कब से पैसे नहीं मांग रहा तुझसे।
तब सामने वाला बंदा गुस्से में पूछने लगा कि फिर कॉल क्यों किया, लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही चैड ने फोन काट दिया। वो डेवस्टेशन के बीच खड़ा था, चारों तरफ खाली बोतलें और बिखरी हुई चीजें पड़ी थीं। उसने मायूसी में एक लंबी सांस ली। फोन की स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 18:01। वो नीचे बैठा, ध्यान से अपने स्कूल यूनिफॉर्म की स्लीव्स ऊपर की और फिर अपने फोरआर्म को देखा। वहां एक डिजिटल टाइप ग्लो करता हुआ टाइमर दिख रहा था, 5 घंटे 18 मिनट और 12 सेकंड। ये टाइमर जैसे उसकी स्किन में ही एम्बेड था और लाख कोशिश के बाद भी वो इरेज नहीं हो रहा था और वो साइलेंटली लगातार कम हो रहा था। ये नंबर्स जैसे उसको याद दिला रहे थे कि 5 घंटे 18 मिनट बाद कुछ बहुत अनयूजुअल होने वाला है। उसे नहीं पता था क्या होगा, पर इतना जानता था कि इस वक्त वो सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता है। टाइम एक ऐसी चीज है जो इंसान की लाइफ से लेकर सिविलाइजेशन तक को माप सकती है, और जब भी तुम्हारी लाइफ में टाइम काउंटडाउन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज से शुरू हुआ हो, तुम खुद ब खुद एक अर्जेंसी फील करने लगते हो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी थॉट्स फ्लैश करती हैं, जैसे खतरा, मौत या फिर एक नई लाइफ। लेकिन चैड को कुछ भी श्योर नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वर्स्ट के लिए खुद को पूरी तरह रेडी रखेगा। अगर सच में कुछ डेंजर है तो उसे कम से कम अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए। रात के अंधेरे में वो बाहर निकला और धीरे धीरे बढ़ा हार्डवेयर स्टोर, सुपरमार्केट और फार्मेसी की तरफ। उस वक्त अक्टूबर चल रहा था, ठंडी हवाएं, धीमा अंधेरा और एक टिकिंग टाइमर उसके साथ चल रहा था, और आसमान शहर के ऊपर बादलों से ढका हुआ था। क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा, चैड ने सारे पॉसिबल सिनेरियोज के लिए तैयार रहना तय किया। लगभग सारे ही उसके बचत के पैसे इन चीजों को खरीदने में खर्च हो गए थे। उसने किचन चाकू तकिए के नीचे रखा और बोनिंग चाकू नाइट स्टैंड पर रख दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वो जितना हो सके उतना तैयार होने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजों और खिड़कियों को चेक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ बंद और लॉक्ड हो। फिर वो बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा कि क्या उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत है, पर इस हालात में कौन उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसकी माँ का नया परिवार है और उसके पिता एक जुआरी हैं। जब चैड ने कुछ घंटे पहले अपने हाथ पर काउंटडाउन देखा था, तो उस वक्त उसका इंस्टिंक्ट यही था कि वो अपने पेरेंट्स से मदद मांगे, लेकिन उसने जल्दी ही ये ख्याल छोड़ दिया। उसने बहुत देर तक ये सोचा कि वो किससे मदद ले सकता है, और उसे एहसास हुआ कि आम इंसान से मदद लेना बेकार होगा, और स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। ऐसे वक्त में जब कोई भी भरोसेमंद नहीं था, उसने सोचा कि क्यों ना भगवान से मदद मांगी जाए। आखिरकार सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अंधेरे में अपना फोन देख रहा था और अपनी माँ के वीचैट आइकॉन को देख रहा था, जिसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं था। उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि वो उसे भी दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पिता ने परिवार की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो सब जुआ में उड़ा दी थी। एक हद तक वो अपनी माँ के लिए खुश था जब उनका तलाक हुआ, क्योंकि सामान्य दिनों में उसके पिता माँ को मारते और धोखा देते थे। चैड के हिसाब से उस वक्त माँ का वॉलंटरी तलाक लेना बिल्कुल सही फैसला था, और वो मानता था कि उसकी माँ का ये निर्णय सही था। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स का तलाक हुआ था, उसकी दादी ने भी माँ को समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा ना करे। उसने कहा था कि उसकी माँ के पास पहले से एक बच्चा है, तो कोई भी फिर से उससे शादी नहीं करेगा। ये सब सुनने के बाद चैड ने तय किया कि वो अपने पापा के साथ रहेगा। उसे अपने पेरेंट्स के चेहरे पर हैरानी साफ दिखी, लेकिन उसे खुद पता था कि यही सही फैसला था। चैड ने अपना फोन निकाला और अपने हाथ पर काउंटडाउन की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन ये नंबर्स जो सामान्यतः साफ दिखते थे, फोन स्क्रीन पर नहीं आए। तब चैड को एक गंभीर सवाल आया, क्या ये उसके जीवन के आखिरी 2 और आधे घंटे हो सकते हैं? ये सवाल गंभीर भी था और रोमांटिक भी, और उसने खुद से पूछा कि उसे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, जो उसने अब तक तय नहीं किया था। यह सवाल उसके दिल को छू गया। वो उठकर कोट पहनकर अपने टूटी हुई साइकिल को घर से बाहर निकाला और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां वो जाना चाहता था। उसकी जिंदगी में बहुत सी अफसोसें थीं और बहुत सी बातें थीं जो उसने करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज वो कुछ ठीक करना चाहता था और उसे डर और कायरता की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ हिम्मत चाहिए थी। अपनी साइकिल पर बैठकर चैड एकदम शांत था और उसका कोट हवा में लहराता जा रहा था, और एक पल ऐसा आया जब उसे लगा कि अगर आज सच में वो मर गया तो उसे वो सबसे जरूरी मिशन पूरा करना चाहिए था जिसे वो लंबे समय से करना चाहता था। थोड़ी सी खोजबीन के बाद आखिरकार उसने वही मोटरसाइकिल देखी जो उसे पहचानती थी, पार्किंग में खड़ी, और दूसरी मंजिल से माजोंग के खेल की आवाज सुनाई दी। तभी उसे समझ में आया कि वो जगह मिल गई है जो वो ढूंढ रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करके बिल्डिंग 17, ब्लॉक 2, रूम 2011 में गैरकानूनी जुआ खेलने की जानकारी दी। दूसरी तरफ ड्यूटी पर बैठा इंसान कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने सब कुछ लिख लिया और जवाब दिया कि वो लोग अभी एक टीम तैयार कर रहे हैं जो तुरंत वहां पहुंचेगी। ये सुनकर चैड को सुकून मिला। उसने अपनी साइकिल घुमाई और घर की ओर लौटने लगा। आखिरकार उसने वो किया जो वो लंबे वक्त से करने का सपना देख रहा था। जब वो रास्ते में था तो उसने एक पुलिस की कार को अपनी साइकिल से गुजरते हुए देखा। वो एक बादल से ढका हुआ शाम का वक्त था, बारिश आसमान से गिर रही थी और सभी लोग अपनी अपनी कामों में व्यस्त थे, छातों के नीचे छिपे हुए। वो शहर की सड़कों पर इसी दृश्य को देखता हुआ चला जा रहा था। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने गीले कपड़े बदलकर सूखे और गर्म कपड़े पहने। फिर उसने अपने हाथ पर लगे नंबर्स को देखा, 0 घंटे 32 मिनट 30 सेकंड। सभी तैयारियां फिर से चेक करने के बाद चैड ने अपनी आखिरी आधी घंटी अपनी वसीयत लिखने में बिताई। अगर वो मर जाता है तो शायद कभी ना कभी उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी आखिरी बातें पढ़ सकेंगे, और अगर नहीं तो वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। जब फाइनल काउंटडाउन आ पहुंचा तो वो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया था। उसी वक्त दुनिया अपनी पुरानी रफ्तार से चलती रही। चक्का घुमाने के बाद हीरो बिस्तर पर बैठा था और हाथ में चाकू मजबूती से पकड़े हुए था। उसका दिल उत्साह और इंतजार से तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो किसी भी चीज के लिए तैयार था। इस बीच जेनी बेखबर अपनी नई फैमिली के साथ मस्ती कर रही थी और फिर काउंटडाउन रुक गया। चैड ने शांति से देखा जैसे समय उसके चारों ओर ठहरा हुआ था। उसके फोन की घड़ी की सुई जैसे स्थायी रूप से 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड पर रुक गई थी। दीवार घड़ी की सेकंड हैंड अचानक रुक गई और खिड़की के बाहर की लाइट भी अब नहीं टिमटिमा रही थी।
अचानक ठहरा हुआ समय जैसे टूट गया और उसकी छोटी सी हरकत के साथ ही दुनिया उसकी आंखों के सामने टुकड़ों में बिखर गई। जो कमरा होना चाहिए था वो गायब हो गया और अब जो बचा था वो सिर्फ अंधेरा था। तुरंत उसके बाद वो अंधेरे में गिर पड़ा और उसे ये नहीं पता चला कि वो कितना वक्त वहां रहा। अंधेरे में दुनिया के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे और एक बिल्कुल नई दुनिया अचानक से सामने आ गई। अब चैड एक बिल्कुल अनजानी जगह पर एक तंग सख्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कभी यहां नहीं देखा था। हीरो ने तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठते हुए सबसे पहले अपनी हथेली पर देखा, लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं था। उसका चाकू जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था गायब हो चुका था। फिर उसने अपने हाथ पर ध्यान दिया और अचानक पाया कि उस पर लगे नंबर्स बदल चुके थे। 7,47,055 घंटे 55 मिनट 56 सेकंड और एक इंस्क्रिप्शन दिखाई दी कि ये काउंटडाउन था वापसी का। फिर चार्ड ने समझा कि ये काउंटडाउन उस समय को काउंट कर रहा था जब उसे दूसरे दुनिया में जाना था और जो वर्तमान था वो उसकी वापसी को लेकर था। उसने जल्दी से अपनी हथेली देखी। उंगली के निशान वहीं थे जैसे पहले थे और यहां तक कि उसकी हथेली पर बने रोम के स्थान भी एक जैसे थे। और यादों से उसने पुष्टि की कि वो अपने असली शरीर में था। इसे समझकर ही नायक ने राहत की सांस ली और इस खबर को अच्छा माना। अब कम से कम उसके पास घर लौटने का मौका था और भले ही सभी लोग उसे देखकर खुश नहीं होंगे, फिर भी ये अच्छा था कि उसके पास एक जगह थी जहां वो वापस जा सकता था। चार्ड ने उस नई दुनिया को फिर से गौर से देखा और जब उस दुनिया ने रंग लिया तो उसने देखा कि वो एक जेल का यूनिफॉर्म पहने हुए था। वो तुरंत अपनी स्थिति समझ गया। उसने दीवार को चुपचाप छुआ और हैरान हो गया कि यहां इतना महंगा बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। अचानक कुछ आवाजें आईं। नायक धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सुनने की कोशिश करते हुए कि लोग क्या चिल्ला रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता, दरवाजा अचानक खुल गया। वो हैरान हो गया। तभी एक आवाज आई जो कह रही थी कि अब सुबह के 7 बज गए हैं, नाश्ते का समय है और सभी कैदियों को कतार में खड़ा होकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ना होगा। ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस दहलीज को पार करेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी उत्सुकता के साथ उसने अपना कदम बढ़ाया और बाहर निकला। लेकिन थोड़ी ही देर में वही घोषणा फिर से एक विशाल होलोग्राम पर दोहराई गई जो हर कोने में गूंज रही थी। हर सेल के बाहर एक कैदी खड़ा था। चार्ड हैरान होकर चारों ओर देख रहा था। सभी कैदी लाइन में लगकर खाने की जगह की ओर बढ़ रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी अपनी पीठ झुकी हुई और नायक की ओर देख रहा था। चार्ड ने देखा कि उस आदमी की दाहिनी आंख एक लाल चमकती हुई मशीनी आंख थी और उसकी पूरी दाहिनी आंख का हिस्सा मशीनी संरचना से बना था जो उसके मंदिर तक जाती थी। मशीनी आंख ज्यादा नाजुक नहीं लगती थी बल्कि काफी मोटी और मजबूत थी और किसी कारणवश चार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी उसकी हर बात का विश्लेषण कर रहा हो। तभी एक कैदी ने उसे बुलाया। एक मर्द मशीनी हाथ से उसे दीवार से पकड़कर चिपका दिया। एक मिडिल एज आदमी जिनके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी ने उसे कहा कि ज्यादा मत खाना वरना बुरे नतीजे भुगतने होंगे और अपने आसपास को गंदा मत करना। जैसे ही उसने ये कहा चारों ओर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। चार्ड ने देखा कि यहाँ आधे से ज्यादा लोग मशीनी अंगों से बने थे। कैदियों का व्यवहार चार्ड के लिए चिंता का कारण था और ये साफ था कि ये कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। अचानक एक नए कैदी की चीख सुनाई दी जो समझ नहीं पा रहा था कि ये जगह क्या है और वो यहाँ कैसे आया। चीखते हुए वो आदमी पूरी ताकत से गलियारे में दौड़ने लगा। वो कह रहा था कि वो घर लौटना चाहता है और यहाँ नहीं रहना चाहता। वो चिल्ला रहा था कि उसका नाम हुआन है और उसके पिता शहर के बहुत प्रभावशाली आदमी हैं। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शहर कहाँ है। हुआन को देखकर चार्ड को याद आया कि उसने एक विदेशी भाषाओं की स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन एक क्लास नीचे, और ये समझकर नायक ने महसूस किया कि शायद वो पहला और आखिरी एलियन नहीं था। अचानक चार्ड ने ऊपर से एक बजिंग की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और देखा कि छत पर लगे बॉक्स जैसे ड्रोन दीवार से अलग होकर नीचे आने लगे और उसी वक्त उन ड्रोन से एक आवाज आई जो उसे शांति से रहने के लिए कह रही थी। उसी वक्त एक प्यारी सी बिल्ली शतरंज की पट्टी के पास जम्हाई ले रही थी। इसके बाद एक और आवाज गूंजने लगी जो पूरे जेल में फैल गई और सभी कैदियों से कहा कि वो जहां थे वहीं रुकें। उसी वक्त जेल के नीचे का गेट खुला और रोबोट्स जिनके पास अज्ञात हथियार थे पूरी स्पीड से हुआन की तरफ दौड़ने लगे। 10 सेकंड के भीतर 4 ड्रोन और रोबोट्स ने उस लड़के को कोने में घेर लिया जब वो गलियारे में भागने की कोशिश कर रहा था। उनके सारे हथियार सीधे उसकी तरफ थे। लड़का डर के मारे दीवार से टिक गया और चार्ड बस बाहर से हो रही घटना को देख रहा था। हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने नायक को इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने में मदद की। घबराए हुए लड़के को देखकर बाकी कैदी हंसी उड़ा रहे थे। उसका व्यवहार मजेदार लग रहा था और उसे बेवकूफ मान रहे थे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि हुआन को टैक्स चोरी के लिए 7 साल की सजा मिली थी, लेकिन जब वो कल जेल लाया गया था तो वो नहीं रो रहा था। पर अब सब कुछ बदल चुका था। एक और कैदी ने कहा कि केवल बेवकूफ या पागल लोग टैक्स कलेक्टर्स से भिड़ते हैं। फिर उसने चार्ड के कंधे पर हाथ रखते हुए एक चुटकी ली और पूछा, क्या तू तैयार है? भले ही वो एक ऐसी जगह में फंसा था जहां सभ्यता काफी विकसित थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग पहले जैसे ही बुरे थे। चार्ड ने जेल के चारों ओर देखा। नीचे का खुला क्षेत्र बहुत बड़ा था, लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना। जगह को कई सेक्शंस में बांटा गया था, जैसे डाइनिंग रूम, जिम, प्ले एरिया, लाइब्रेरी आदि। इन सेक्शंस के बीच ज्यादा अलगाव नहीं था, तो सब कुछ सबके लिए खुला था। अचानक नायक ने देखा कि नीचे के कैफेटेरिया में 3 लोग थे। एक मिडिल एज आदमी जो सफेद मार्शल आर्ट्स की ड्रेस पहने था और उसके साथ 2 युवा लड़के जो सामान्य नीले और सफेद जेल यूनिफॉर्म में थे। उसने ये भी देखा कि एक मिडिल एज आदमी जो लगभग 40 के आसपास का था एक टेबल पर बैठा था, जबकि 2 अन्य उसके पास खड़े थे और जेल की चारों ओर नजरें घुमा रहे थे। उस आदमी के सामने एक शतरंज की पट्टी रखी हुई थी और पट्टी के पास एक ग्रे बिल्ली थी जिसकी 2 नुकीली कान थीं और जो थोड़ी सी लिंक्स जैसी लग रही थी। वो बिल्ली अभी आलस में सो रही थी। उस मिडिल एज आदमी ने शतरंज की पट्टी को ऐसे देखा जैसे ऊपर हो रही घटना से उसे कोई फर्क न पड़ा हो। जैसे जैसे और लोग अपना नाश्ता खत्म कर रहे थे, जेल में जल्द ही हलचल मचने लगी। लोग हर दिशा में चल रहे थे। हालांकि लोगों को हर दिशा में चलने की पूरी आजादी थी, लेकिन हर कोई उस मिडिल एज आदमी से दूर रह रहा था जो शतरंज की पट्टी को देख रहा था।
और जो और भी हैरान करने वाली बात थी वो ये कि पहले फ्लोर पर जो रोबोट्स थे वो उन तीनों को नजरअंदाज कर रहे थे या उन्हें महसूस ही नहीं कर रहे थे। इससे नायक को लगा कि शायद वो जेल का वार्डन हो, लेकिन उसने तुरंत ये ख्याल छोड़ दिया क्योंकि वो आदमी मार्शल आर्ट्स की ड्रेस पहने हुए था। बावजूद इसके उसने जो जेल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उस पर कैदी के नंबर थे। चैड ने ये मान लिया था कि शायद ये बंदा बाकी सब कैदियों में सबसे टॉप लेवल पर है। जैसे हीरो की निगाहें घूम रही थीं, एक अधेड़ उम्र का बंदा जो उसके पीछे खड़ा था अचानक मुड़ा और स्माइली फेस के साथ उसे देखा। उसी पल उनकी नजरें टकराईं। तभी जेल के लाउडस्पीकर से आवाज आई कि सारे कैदी लाइन में जाकर कैंटीन की तरफ बढ़ें, और फिर सब बड़े डिसिप्लिन में खड़े हो गए। जैसे ही ऊपर वाले लोग नीचे ओपन एरिया की तरफ बढ़े, चैड को तब जाकर टाइम मिला पूरे बंदों को गिनने का। खुद को मिलाकर पूरे 312 थे। अचानक जोर से किसी की चीख आई, मदद की गुहार लगा रहा था कोई। दो हट्टे कट्टे बंदे एक नौजवान को कहीं खींचते ले जा रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से बोला, ढीला मत छोड़ वरना गार्ड टपक पड़ेंगे। वहीं वो लड़का बुरी तरह डरा हुआ था, चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था छोड़ने की, मगर वहां कोई सीन में उसकी परवाह नहीं कर रहा था। उल्टा लोग मजे ले रहे थे। तभी चैड के सामने खड़ा वो पुराना बूढ़ा जिसकी एक आंख मैकेनिकल थी पलटा और बोला, अगली बारी तेरी है। हीरो ने एकदम शांत एक्सप्रेशन में उसकी ओर देखा। उस नजर ने बूढ़े के अंदर एक अजीब सा डर भर दिया। खुद उसे समझ नहीं आया कि इतना खौफ क्यों लगा। खाना मिलते ही सब वापस अपने प्लेस की तरफ लौटे। तभी चैड ने देखा कि कुछ बंदे उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे उसे चारों ओर से घेरना चाहते हों। चैड ने अपने कदम तेज किए, वो भी स्पीड में आ गए। ये देखकर चैड ने थोड़ा स्लो किया और दिमाग लगाने लगा कि अब क्या मूव मारना है। अगले ही पल उसने भागना शुरू किया, सीधा घेराबंदी से निकलने की कोशिश की, मगर एक बंदा रास्ता रोकने आ गया। उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हीरो स्लिप होकर निकल गया। चैड सीधे उस अधेड़ मर्द की तरफ मूव किया। सबको समझ आ गया था कि नया बंदा क्या ट्राई कर रहा है, पर कोई उसे रोक नहीं पाया। अटैकर वहीं रुक गया और उस मिड एज बंदे के पास जाने की हिम्मत न कर सका। सारे लोग जो चैड को देख रहे थे अब वेट कर रहे थे कि अगला सीन क्या बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी न्यूकमर कई बार किसी बड़े बंदे के अंडर सेफ जोन लेने ट्राई कर चुके थे, लेकिन सब फेल हो गए थे। चैड ने लोगों की बातें इग्नोर की और फुल कॉन्फिडेंस में अपना फूड लेकर क्राउड के बीच से निकला और उस मिड एज बंदे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया गया। ये एक नौजवान था जो उस बड़े बंदे के बगल में बैठा था। उसने स्माइल मारते हुए कहा, भाई समझ रहे हैं हम तेरा प्लान क्या है, लेकिन तुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। और वो मिड एज बंदा तो बस अपने चेस बोर्ड में ही मगन था, आसपास क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। बाकी कैदी चैड के फेल होने पर हंसी उड़ा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होगा। सबको मजा आ रहा था और वो चाह रहे थे कि न्यूकमर अब वापस उन्हीं के पास आए, मगर चैड ने उनकी फेक स्माइल और कमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए शांत अंदाज में सिर्फ इतना बोला, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, लास्ट तक ट्राई मारेंगे। भाई जैसे ही चैड ने बोला कि उसे ये गेम जीतना आता है, पूरा सीन साइलेंट मोड में चला गया। सब कैदी एकदम चुप। फाइनली वो मिड एज बंदा जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, उसने सिर उठाया और जैसे पूरा माहौल फ्रीज हो गया। यहाँ तक कि टेबल पर सो रही बिल्ली तक एकदम चौंक गई। उसने कुछ बोले बिना एकदम कूल अंदाज में लाल मोहरे को आगे बढ़ाया। फिर जैसे ही चैड ने प्ले किया, उस बंदे ने काले वाला ऊंट 5 से 7 पर मूव कर दिया और नया बढ़ा हुआ प्यादा खा गया। पूरा सीन एकदम शॉक में चला गया। दूर खड़ा चैड चुपचाप चेस बोर्ड को ऑब्जर्व करता रहा। ये वही गेम था जो धरती पर फेमस था, और ये पोजीशन बोर्ड पर किंग को कैप्चर करने वाला मोमेंट कहलाता था। बाहर से लग रहा था कि दोनों प्लेयर्स बराबर हैं, लेकिन असली में ब्लैक साइड को जीतने के लिए बस एक मूव चाहिए था, और रेड साइड ने अगर थोड़ा भी गलत प्ले किया तो सीधा लूज। चैड का सिस्टम कहता था कि अब ड्रॉ एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं। पर चैड ड्रॉ के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने डीप ब्रीथ लिया और बोला कि प्यादा 2 से 3 पे जाएगा। मिड एज बंदा आंखें बंद कर सोचने लगा। उसकी आंखों में एकदम स्पार्क आ गया, लेकिन उसने बोर्ड से खेलने की मेहनत नहीं की। सीधा माइंड में चैड के साथ मैच कंटिन्यू करने लगा और अगला मूव बोला। सब एक तक दोनों का मैच देख रहे थे। हर बार जैसे ही उसने अगला स्टेप बताया, चैड धीरे धीरे उसकी टेबल के पास जाता रहा। कुछ देर बाद उस बंदे को रियलाइज हुआ कि बोर्ड पर अब उसका लेआउट वीक पड़ने लगा है। तभी चैड ने पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, प्यादा 5 से 1 पर जाएगा, और उसे देखते हुए बोला, शाह। पूरा माहौल टेंस हो गया। सबकी सांसें अटक गईं कि अब अगला मूव क्या होगा। तभी उस मिडेज बंदे ने बोर्ड पर सारी चालें सेट की जैसे वे दोनों वाकई में खेल रहे हों। वो चैड की निडर चालों से इंप्रेस हो गया। जरा भी हिचक नहीं दिखी बंदे में। स्माइल करते हुए उसने हार एक्सेप्ट की और बोला, कल गेम कंटिन्यू करेंगे। उसे हैरानी थी कि इतना यंग बंदा इतना सॉलिड खेल कैसे जानता है। फिर वो अपनी सीट से उठा और बिना कुछ बोले निकल गया। पीछे सब बंदे अब तक शॉक में थे कि वो हार कैसे गया। जाने से पहले वो ब्लॉन्ड बंदा चैड के पास आया और बोला, मेरा नाम लुई है और ये मेरा लंबू फ्रेंड वैन है। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसी वक्त कई सिक्योरिटी कैमरे चैड की तरफ मूव हो गए थे। उनके लेंस थोड़ा सा शिफ्ट हुए, जैसे उसकी शक्ल को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो। किसी को पता भी नहीं चला कि कोई उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाह रहा है। अचानक एक यंग लड़का जिसकी लेग्स मैकेनिकल थीं दौड़ता हुआ चैड के पास आया और हेल्प मांगने लगा। पूरा पैनिक में था, लेकिन चैड ने उसकी तरफ देखा एकदम ठंडी नो इमोशन वाली निगाह से, जैसे बोल रहा हो, भाई तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। बाकी बंदे हंसने लगे और उस लड़के को खींचते हुए दूर ले गए। चैड ने उसे चिल्लाते सुना, मेरा अंकल सिटी 17 के चैंगमैन कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर है। लेकिन वो अपनी लाइन पूरी भी नहीं कर पाया था कि बाकियों ने हंसते हुए बोला, अगर टॉप 5 कंपनियों में से नहीं है तो चुप रह बेटा। चैड ने हर बात ध्यान से सुनी, बस काम की बातों को पिक किया। फिर उसने चेक किया कि यहाँ और कितने न्यूकमर धरती से आए हैं, और फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कुल 12 न्यूकमर में से कोई और शायद ऐसा नहीं है जो उसके जैसा सोचता हो। धरती से शायद बस वही टीनेजर और चैड ही यहाँ पहुंचे थे। और अजीब बात यह थी कि जब चैड की उस कैदी से मुलाकात हुई तो उसे डिप्रेस फील नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा पॉजिटिव सा लगा, जैसे उम्मीद की हल्की सी रोशनी हो। धरती पे तो वो एक एक्स्ट्रा सा बन गया था। बाप को वो सिर दर्द लगता था, माँ ने तो जैसे उसे फैमिली मानना ही छोड़ दिया था, और न कोई दोस्त न कोई रिश्तेदार जिससे वो दिल खोल के बात कर सके। 2 साल से वो एकदम अकेले रह रहा था,
और अगर ये काउंटडाउन नहीं आता तो शायद वो पढ़ाई में डूबा रहता, कुछ पैसे जोड़कर किसी दूर दराज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता ताकि वापस कभी घर ना जाना पड़े। पर वो जिंदगी तो एकदम बोरिंग थी। यहाँ की लाइफ एकदम डिफरेंट है, जैसे उसे एक नई लाइफ मिल गई हो। चैड शांत बैठा चारों ओर नजरें घुमा रहा था, जेल की हर छोटी छोटी डिटेल को याद रखने की कोशिश कर रहा था। क्या पता आगे कभी काम आ जाए। इसी बीच भीड़ के छंटते ही एक और यंग लड़का सामने आया। उसने वेट किया जब तक सब इधर उधर हो जाएं और फिर सीधा चैड के पास जाकर बोला कि वो उसका वेट कर रहा था। पास आकर उसने धीरे से चैड के कान में फुसफुसाया, जैसे सुना था वैसे ही तू दिखने में काफी डैशिंग है। चैड एकदम पीछे हट गया। भाई कौन नॉर्मल लड़का दूसरे लड़के के कान में जाकर ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है? फिर वो लड़का बोला, मेरा नाम लूसियन है, मैं यहाँ 3 महीने से हूँ। चैड को उसकी बातों से समझ आ गया कि ये बंदा उसे जानता है और ऊपर से वो एकदम रेस्पेक्टफुल टोन में बात कर रहा था। लेकिन चैड अब भी सस्पिशियस था। उसने दिमाग में फ्लैशबैक मारा तो ध्यान आया कि पिछले 1 घंटे में लूसियन ने उसे कम से कम 21 बार देखा, और ये तब जब वो उसकी फील्ड ऑफ व्यू में था। चैड को नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, लेकिन उसकी वाइब्स बता रही थी कि ये उन्हें पहले से पहचानता है। चैड को डर था कि ज्यादा बात करने से कहीं उसकी माइग्रेंट वाली आइडेंटिटी न लीक हो जाए, इसलिए उसने थोड़ा दूरी बनाना सही समझा। जब चैड ने बोला कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं और वो खुद ही सब मैनेज कर लेगा, तो लूसियन ने सीधा बोला, ये बात गलत है, मुझे तो तेरा सर्वेंट बनना है। चैड ने समझाने की कोशिश की कि भाई सर्वेंट जैसा कोई शब्द यूज मत कर, लेकिन लूसियन ने बोला, मैं तेरे लिए कोई भी काम करने को रेडी हूँ, बिल्कुल पप्पी की तरह तेरे हर ऑर्डर पे हाजिर हूँ। और जितना वो ऐसा बिहेव कर रहा था उतना ही चैड को उस पर डाउट होने लगा। लूसियन बिना कुछ महसूस किए बोला, आज सुबह मैं सोच रहा था कि तू सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया, फिर सोचा कि तू मुझसे धीरे धीरे क्लोज होना चाहता है और ये स्ट्रैटेजी तो एकदम स्मार्ट है। फिर बोला, इस 18 नंबर वाली जेल में अगर हम लुकस का सपोर्ट ले लें तो प्लान और स्ट्रांग हो सकता है। चैड को तभी समझ आया कि लुकस वही बंदा है जिसके साथ उसने शतरंज खेला था, लेकिन उसे अब भी क्लियर नहीं था कि ये किस प्लान की बात कर रहा है। लूसियन ने यह भी वार्न किया कि लुकस से थोड़ा बच के रहना, पर चैड तो अभी बस अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा था। लूसियन की पूरी स्पीच खत्म होने के बाद उसने चैड से पूछा, अब बता आज क्या हुक्म है? चैड कुछ सेकंड सोचता रहा, उसे खुद नहीं पता था कि अब क्या बोले। फिर उसने धीरे से गर्दन घुमाई और जवाब दिया, साउथ में एक लामा है। उस वक्त लुकस कुछ पढ़ रहा था। वैन ठीक उसके पीछे खड़ा था और लुई उसके साथ टेबल पर बैठा था। लुई चिल मोड में चेयर पर नंगे पांव बैठा था, उसके जूते बगल में जमीन पर रखे थे। जैसे ही बॉस ने पढ़ना खत्म किया, लुई मुस्कुराते हुए बोला, उस नए बंदे ने किसी और न्यूकमर की हेल्प नहीं की? लुकस ने बस हल्के में सिर हिलाकर बोला, एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि जब वो शतरंज खेल रहा था तब भी उसने पियादों पे कोई दया नहीं दिखाई, तो इंसानों पे क्या करेगा। लेकिन लुई अब भी कंफ्यूज था, पियादे और लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? फिर उसने पूछा, बॉस क्या आप कल फिर से उसके साथ शतरंज खेलेंगे? लुकस ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए वांग की तरफ देखा और बोला, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने ग्वेन की गिरफ्तारी की रिपोर्ट दे दी है, प्रोसिक्यूशन भी पूरा हो चुका है। उसने एक फोटो दिखाते हुए ऑर्डर दिया, जैसे ही जेल पहुंचे कांटेक्ट कर लेना। फोटो को घूरते हुए वैन बोला, इस बंदे से मेरी कभी कभी टकराहट हुई है, थोड़ी टफ पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की। फिर लुकस लुई की तरफ मुड़ा, आज सुबह जो हुआ उस बारे में? लुई ने जवाब दिया, मैं उसे काफी टाइम से वॉच कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने बताया कि वो जो लुओ सिटी और यांगी कॉर्पोरेशन की बात कर रहा था वो सब सुनने में टोटल नॉनसेंस लग रहा था, लेकिन जब उसे उठाकर ले जा रहे थे उसकी आंखों में सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था। ऐसा लगा जैसे लुओ सिटी सच में हो। लुई ने यह भी बताया कि उसने उस बंदे की बैक स्टोरी चेक की। वो एक ऑर्डिनरी लड़का था जिसने हाई स्कूल ड्रॉप आउट के बाद मैकेनिकल अंगों की रीसेलिंग में गैर कानूनी धंधा शुरू किया। सिटी 18 में ब्लैक टाइगर केस के बाद उस पर इलीगल प्रोस्टेटिक्स चोरी का शक हुआ, लेकिन प्रूफ नहीं मिला तो टैक्स चोरी में अंदर कर दिया गया। लुई ने पूरा पास्ट खंगाला, लेकिन लुओ सिटी या यांगी कॉर्पोरेशन का कोई ट्रेस नहीं मिला। लुकस ने सुनकर ऑर्डर दिया, उस पर नजर रखो और पता लगाओ कि वो शतरंज किसके साथ खेल रहा है। लुई थोड़ी घबराहट में बोला, अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जल्द से जल्द सब सेट कर दूंगा। लुई ने साइलेंटली लुक्स की तरफ देखा और नोट किया कि उसका बॉस उस लड़के में इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसी मोमेंट लुई की नजरें अचानक चैड की तरफ गईं, जो लाइब्रेरी में एंटर हो रहा था, चारों ओर बड़ी सावधानी से ऑब्जर्व करता हुआ। वो एक शेल्फ की तरफ बढ़ा और एक इलेक्ट्रॉनिक रीडर उठाया, क्योंकि अगर उसे इस दुनिया को जल्दी समझना था तो पढ़ाई ही बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन जैसे ही उसने ई रीडर ऑन किया, सामने बुक लिस्ट की स्क्रीन नहीं बल्कि एक लॉगिन इंटरफेस आ गया। चैड उसे घूरता रहा, समझ नहीं पाया क्या करे। उसकी उलझन देखते हुए लुई पास आया और स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया कि ई रीडर कैसे यूज करते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद चैड ने लुई की तरफ देखा और पूछा, यहाँ न्यूज भी देख सकते हैं क्या? इस पर लुई हंस पड़ा और बोला, भाई यहाँ सब मिलता है, बशर्ते तुझे यूज करना आता हो। उसने हंसते हुए बोला कि ट्राई भी मत कर, तेरे अकाउंट में उतनी पावर ही नहीं है जैसे बाकियों की भी नहीं है। यहाँ सिर्फ लुकस ही है जिसके पास ये राइट्स हैं। अब चैड को पक्का यकीन हो गया कि इस जेल में लुकस बाकी कैदियों से कहीं ज्यादा फ्री है। चैड ने लुई का शुक्रिया अदा किया और एक खाली टेबल की तरफ गया। बैठते ही पढ़ना शुरू कर दिया और लुई भी अपनी जगह वापस लौटने लगा, लेकिन तभी वो अचानक रुक गया। लुई ने झटके से पीछे मुड़कर चैड की तरफ देखा और नोटिस किया कि वो नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि सुपर फास्ट स्पीड में पन्ने पलट रहा है, जैसे उसकी आंखें स्कैनर हों। लुई को लगा कि ये लार्डेज का सिर्फ दिखावा कर रहा है, पर कुछ रहा ही नहीं, बस इंप्रेस करना चाह रहा है। उसने बॉस से धीरे से कहा कि ये न्यूकमर किताब की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, बस फिंगर स्वाइप कर रहा है ताकि लगे कि वो पीआरएच रहा है। लुई ने अपनी बात को सपोर्ट करते हुए जोड़ा कि ये लर्डेज का ई रीडर को एकदम खाली आंखों से घूरे जा रहा था। इस दौरान चैड चुपचाप पन्ने पलटता रहा और लुई सोचता रहा कि ये बंदा सीरियस नहीं है। लुकस ने बिना सिर उठाए जवाब दिया कि दूसरों के चक्कर में पटी डाढ़ी है, बिना उन्हें उनकी लाइफ बचाने दो, क्योंकि अगर लुई खुद ऐसी सिचुएशन में होता तो उससे भी ज्यादा बेचैन होता, इसलिए दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना सीख। 3 घंटे बाद चैड ने ई रीडर को उसके प्लेस पर रख दिया और बाहर निकलने लगा। पीछे से वैन और लुई भी उसके पीछे चल पड़े थे।
वो चैड के बगल से गुजरे जो अब भी लगातार पन्ने पलटे जा रहा था और उसके मालिक के साथ बिल्ली भी इठलाती हुई चल रही थी। तभी लूकस ने बाहर निकलते हुए चैड से पूछा, पिछले पेज की तीसरी लाइन में क्या लिखा था? चैड ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जब सोसाइटी का ऑर्डर चाउस में बदले तो उस चाउस को यूज करो ऑन ऑर्डर बनाए रखने और लॉ को बचाने के लिए। वैन और लुई दोनों शॉक हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिना सोचे इतना एक्यूरेट जवाब कोई दे सकता है। वैन ने चैड से ई रीडर लिया, पिछला पेज खोला और जब उसने तीसरी लाइन पढ़ी तो वो भी दंग रह गया। फिर अपने बॉस को बोला कि जवाब एकदम सही है। उसी वक्त चैड ने नोटिस किया कि बिल्ली उसे घूर रही थी, जैसे उसे इंसानों की बातों की समझ हो, और ये उतना ही अमेजिंग था जितना चैड की सुपर मेमोरी। लूकस भी वैन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब चीजें दिलचस्प हो रही हैं। लूकस की पीठ को देखते हुए चैड ने महसूस किया कि अपनी एबिलिटीज दिखाना रिस्की था, पर यही उसका सर्वाइव करने का असली तरीका था। इस जेल के सबसे आजाद बंदे को यह दिखाना कि वो भी काम का है। खाली डाइनिंग हॉल में लूकस और उसकी टीम लंच कर रही थी। वैन उसके पीछे खड़ा था और थोड़ी देर बाद लुई भी उनके साथ जुड़ गया। उसने अपने शूज उतारे और लूकस के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी जगह ली, लुई ने बड़े चहकते हुए बोला कि मैं वापस आ गया हूँ। बिल्ली ने उसे घूर कर देखा और वैन ने भौहें चढ़ाते हुए उसे टोका कि बॉस के सामने थोड़ी रिस्पेक्ट रख, लेकिन लुई ने आंखें घुमा कर बोला कि बॉस ने तो कुछ बोला ही नहीं, तू ही मत बन मेरी मॉम। लुई की हाई एनर्जी नोटिस करके लूकस हल्के से मुस्कुराया और पूछा, कोई रिजल्ट मिला क्या? लुई ने एक्साइट होकर बोला कि हाँ, सब क्लियर है, चैड एकदम साफ सुथरा है, कोई अजीब लिंक या डार्क हिस्ट्री नहीं मिली। पर यही चीज सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती है। लुई ने बताया कि चैड सिटी 18 के हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उसे इनकी सारी प्रॉपर्टी मिल गई। बाकी कैदियों के जैसे उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो अकेला ऐसा बंदा है जिसे सिर्फ चोरी के लिए जेल में डाला गया है, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। ये तो अब तक की सबसे छोटी सजा है जेल 18 के हिस्ट्री में। फिर उसने लूकस से पूछा कि क्या ये सब थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता तुझे? लुई ने यह भी जोड़ा कि उसने बाहर एक बंदे से बात की थी जिसने बताया कि चैड का केस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चैड ने जो फोन चुराया था वो असल में उसने खुद खरीदा था, पैसे भी दिए थे, लेकिन सेलर को समझ नहीं आया कि अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, और कैमरा भी उसी टाइम खराब हो गया जिससे सबूत बन ही नहीं पाया। यानी अगर वो सेलर पलटकर बोल दे कि हाँ फोन चैड ने खरीदा था, या फिर पेमेंट का कोई वीडियो मिल जाए, तो उसे सीधा छोड़ दिया जाएगा। और ये ट्रिक बहुत पुराने टाइप की है, अक्सर बिजनेसमैन लोग इसी तरह जेल से बच निकलते हैं। लुई ने कहा कि एक और चीज जो सस्पिशियस है वो है चैड का सरनेम। जैसे ही लूकस ने किंग सरनेम सुना, उसका चेहरा कड़क हो गया। इस एरा में किंग नाम बहुत रेयर है, क्योंकि दुनिया की 5 मेन कॉर्पोरेशन में से एक है किंग फैमिली, और अगर किसी बंदे का सरनेम किंग है तो काफी हाई चांस है कि वो फैमिली कॉर्प का हिस्सा है। एलिस ने यह भी पता लगाया कि लूसियन को भी उसी चिंग फैमिली ने भेजा था। पहले तो समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन ने इतने लो प्रोफाइल बंदे को जेल में क्यों भेजा और उसका प्लान क्या है। वैन ने भी देखा कि लूसियन लोगों को अपनी टीम में जोड़ रहा है। लुई ने इसे कंफर्म करते हुए बोला कि जैसे ही लूसियन जेल में आया, उसने अपनी एडवांस मशीनिक बॉडी के दम पर सीधा बाकी कैदियों को दबाना शुरू कर दिया, और एक ही महीने में 2 गुटों के बीच की लड़ाई में तीसरा प्लेयर बन गया। तब से लुई को यह साउंड करने लगा कि चिंग कॉर्पोरेशन का कोई डीप एजेंडा है जो उसे जेल 18 में भेजा गया। ये सब सुनने के बाद वैन बोला कि कॉर्पोरेशन को पता है कि लूकस यहाँ है, और जब तक वो यहाँ है तब तक कोई और इस जेल को कंट्रोल नहीं कर सकता। लुई ने बोला कि भाई यही तो मैं भी सोच रहा था कुछ टाइम पहले। वो छोटा सा लौंडा इस जेल में कुछ भी करने लायक नहीं था, पर अब समझ में आ रहा है कि लूसियन असल में चैड के लिए कोई रास्ता बना रहा है। लुई पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि किंग कॉर्पोरेशन चैड को किसी बड़े रोल के लिए तैयार कर रही है और लूसियन बस एक रनर बॉय है। पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्लान क्या है, ये लोग आखिर इस जेल में करना क्या चाहते हैं। तभी लुक्स ने अचानक बोला, हो सकता है कि चिंग फैमिली अगली जनरेशन के शैडोज को चुन रही हो। यह सुनकर वांग और लुई दोनों शॉक में आ गए। लुई ने थोड़ा डिप्रेस होकर पूछा, मतलब चैड भी उन्हीं में से एक है? वो यहाँ किसी मकसद से भेजा गया है? लुक्स ने समझाया कि इतने बड़े कंसोर्टियम के पास एक ऑफिशियल फेस होता है और एक छुपी हुई ताकत हेड होता है फ्रंट पर, लेकिन शैडोज वो हैं जो अंडरवर्ल्ड डील्स और डर्टी वर्क्स को हैंडल करते हैं। उनकी पावर भी टॉप लेवल की होती है और वो फैमिली हेड के ठीक नीचे होते हैं। हर जनरेशन में शैडोज का सिलेक्शन बहुत ही क्रूर तरीकों से होता है, जैसे जहरीले जानवरों को पाला जाता है। लुक्स को डर था कि शायद चिंग फैमिली फिर से सबका चयन बिगाड़ने वाली है। बात करते वक्त एक कैदी गलती से पास आ गया और वैन की शार्प नजर देखकर डर के मारे ठहर गया। लुई को लगा कि अगर चैड सच में शैडो कैंडिडेट होता तो उसकी बैकग्राउंड इतनी साफ नहीं होती, जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो कि वो किंग फैमिली से है। लुक्स ने कहा, हो सकता है चैड के बैक स्टोरी में कोई और बड़ा सीक्रेट छुपा हो, और उसने कहा कि उसे एक ऐसा आदमी याद है जो चैड जैसा दिखता था, पर वैन और लुई उसे नहीं जानते थे। लुकस ने कहा कि उसे चैड में इंटरेस्ट है और बोला कि लुई को उसकी इन्फो डिग करनी चाहिए। लुई थोड़ा हैरान होकर बोला, बॉस तू सीरियस है? वो किंग फैमिली से है। पर लुक्स ने मुस्कुराकर बोला, सिर्फ जानकारी निकालनी है, और वैसे भी किंग कॉर्प का बंदा पकड़ना काफी मजेदार होगा। लेकिन लुई को लग रहा था कि चैड बाकी लोगों से कुछ अलग है। लुकस ने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। टाइगर जो पहाड़ फाड़ दे, हॉक जो दूर दूर तक देख सके, वुल्फ जो लड़ सके, लेपर्ड जो हर सिचुएशन में फिट हो जाए, और डॉग जो पूरी तरह लॉयल हो। लुई की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, बॉस मैं कौन हूं? लुकस ने बिना हिचके बोला, तू वो है जो काम से बचता है, या फिर वो जिसकी पूंछ पे छड़ी मारी जाए तो ही हिले। उसी वक्त एक दर्दनाक चीख गूंजी। 2 कैदी जमीन पर गिर गए। रोबोट गार्ड ने गुस्से से बोला कि सभी कैदी अपनी सेल के हिसाब से वापस जाएं। लेकिन न्यूकमर चिल्लाया कि मैं तो सुबह ही आया था यार, बाकी न्यूकमर्स की तरह उसे अपनी सेल याद नहीं थी, तो वो बस खड़ा रह गया। पुराने कैदी इसे एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे। उन्हें मजा आता था जब नए लोग रोबोट गार्ड से जिड्ढाकियां खाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी लोकेशन याद नहीं होती। पर तभी सबका ध्यान एक सीन पर अटक गया। सब हैरान थे कि जब बाकी न्यूकमर्स को एक एक करके टॉर्चर किया जा रहा था, वो न्यूकमर जो लुक्स के साथ चेस खेल रहा था, यानी चैड, एकदम ठंडे दिमाग से अपनी जगह खड़ा था। तभी लुई ने आकर उसकी बांह पकड़कर उसे लाइन से बाहर खींच लिया। चैड थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर लुई को देखा, वो स्माइल कर उठा। लुई ने बोला,
अब तुझे लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, तू वो बंदा है जो बॉस के साथ चेस खेलता है। चैड ने गार्ड्स की तरफ देखा, पर शॉकिंगली किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लुई उसे पूरे फूड लाइन को बाईपास कराता हुआ डायरेक्ट लुक्स के पास ले गया। आसपास के कैदी साइलेंट हो गए, सबकी नजरें चैड पर अटक गईं, जैसे एक ही पल में उसका स्टेटस बदल गया हो। वो अब उनमें से नहीं रहा। चैड थोड़े नर्वस होकर लुकस के सामने बैठ गया और लुई उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए हंसते हुए बोला, मत चौंक, जो बॉस के साथ चेस खेलता है उसे तो ट्रीटमेंट अलग ही मिलेगा, भले ही खाना थोड़ा बकवास हो। चैड ने धीरे से लुकस की तरफ देखा, जो आराम से खाना खा रहा था बिना कुछ बोले। फिर उसने भी चुपचाप खाना शुरू किया और बाकी कैदियों की तरफ देखा, जहां लूसियन लाइन में खड़ा उसे थम्स अप दे रहा था। रात के 8:40 बजे गार्ड्स ने सबको सेल में वापस जाने को बोला। चैड भी अपनी सेल में लौटा, मगर इस बार सब कुछ वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता था। जब सब अपनी अपनी सेल में जा चुके थे, चैड पूरे कॉन्फिडेंस से अकेला अपनी सेल की तरफ गया और किसी भी गार्ड ने उसे टोका तक नहीं। जैसे ही सेल का दरवाजा बंद हुआ, उसने ब्रश करने और चेहरा धोने के लिए सिंक की तरफ रुख किया। शीशे में अपनी शक्ल देखकर वो सोच में पड़ी डीएच गया कि कैसे सिर्फ एक सुबह ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। शायद ये सब उस पावर की वजह से था जो इस दुनिया में उसका नाम लेकर आती है। तभी उसे अचानक बहुत तेज नींद आने लगी, इतनी कि उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसे ये अजीब लगा, क्योंकि चाहे वो दिन भर अपना ब्रेन भी ओवरलोड कर ले, इतनी नींद तो कभी नहीं आती। सपना शुरू होता है, वो एक फायरप्लेस के सामने शांत बैठा है, लकड़ियां तेज जल रही हैं और कमरे में अजीब सी नमी है। चारों तरफ टूटी फूटी चीजें बिखरी हैं। जमीन पर एक फटा हुआ सॉफ्ट टॉय पड़े रिठा है, जिसमें एक खून से सना चाकू घुसा हुआ है। चैड का दिल घबरा जाता है, उसे यहाँ अजीब सी अनजानी डरावनी फीलिंग आ रही थी। टॉय से थोड़ी दूरी पर दीवार पर खून से बड़ा सा लिखा था, ए घोस्ट। चैड पूरे कमरे को डर के मारे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, पर उसके दिमाग में एक बात क्लियर थी, उसका असली शरीर अभी भी सेल में है, मतलब ये सब एक सपना है। तभी दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देने लगा। चैड ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, कौन है? चैड ने पूछते ही बाहर से एक ठंडी पर शांत आवाज आई, ऑफिसर नंबर 27149, तूने पुलिस को कॉल किया था? और फिर उसने बोला, डोर खोल भाई। चैड का माथा सिकुड़ गया, क्योंकि उसे लग रहा था ये आवाज कहीं सुनी हुई है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। मेमोरी में कुछ गड़बड़ थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग इतना ब्लर क्यों लग रहा है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी उसने दरवाजा खोल ही दिया। सामने एक यंग पुलिस वाला खड़ा था, हाथ में नोट्स का पैड पकड़े हुए। चैड थोड़ा कंफ्यूज था। दरवाजा खुलते ही पुलिस वाले ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां से सेकंड फ्लोर की तरफ ब्लड बह रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल पुलिस वाला नहीं था। उसके पास कोई वेपन भी नहीं था। वो जल्दी से घर के अंदर घुसा और ऊपर की तरफ चलते हुए बोला, डोर बंद कर दे और वहीं खड़ा रहना। और चैड बस ऑटोमेटिकली उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता गया। अभी आधा मिनट भी नहीं बीता था कि फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन है? चैड ने पूछा। बाहर से वही आवाज आई, ऑफिसर नंबर 27149, तूने पुलिस बुलाई थी ना, खोल दरवाजा। चैड एकदम से शॉक्ड रह गया। अगर वही ऑफिसर ऊपर जा चुका है तो बाहर वाला कौन है? अब चैड फुल ऑन डाउट में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रियल कौन है, जो ऊपर गया या जो बाहर खड़ा है, या शायद दोनों ही फेक हैं। उसका ब्रेन स्पिन कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और रूम की तरफ वापस गया। फर्श पर पड़ा खून से सना चाकू उठाने के लिए जैसे ही झुका, उसे ऐसा लगा जैसे उसके और उस चाकू के बीच कोई इनविजिबल बैरियर है। एकदम पास था, फिर भी छू नहीं पा रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे उस चाकू से दूर रखना चाहता है, जैसे उसे किसी ट्रैप में फंसाने की प्लानिंग हो और उसे हमेशा के लिए इस जगह पर रोकने की कोशिश हो रही हो। लेकिन उसकी कलाई पर चल रहा काउंटडाउन अभी भी टिक कर रहा था। उसकी धड़कनें अब भी जिंदा थीं। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पूरा हौसला जमा किया और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। तभी पूरे विला में जैसे किसी शीशे के टूटने की आवाज गूंजी और चाकू के बीच का बैरियर टूट गया। चैड ने एकदम शांत माइंडसेट में वो चाकू उठाया और स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से एक अनजान सी आवाज आई, तूने पुलिस के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? चैड ने बिना हिचक के जवाब दिया, पहले ऊपर वाले को खत्म करूंगा, फिर दरवाजा खोलूंगा। जैसे ही ये बैरियर टूटा, चैड की सारी मेमोरी वापस आ गई। उसे याद आया कि वो आवाज लुई की थी और वो यंग पुलिस वाला भी वहीं था। तभी पुलिस की यूनिफॉर्म में लुई सीढ़ियों से नीचे आया और उसने हैरानी जताई कि चैड कैसे उस नाइटमेयर के दौरान भी होश में बना रहा और माना कि बॉस इस बंदे के बारे में सही था। चैड ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे पूछा कि वो ये सब कर क्यों रहा है, तो लुई सीढ़ी पर बैठ गया और बोला कि वो बस उसे थोड़ा और डीपली जानना चाहता था, पर अब तो इस नाइटमेयर का कोई पॉइंट नहीं बचा। फिर चैड ने उससे पूछा कि क्या ये उसकी कोई सुपर पावर है, तो लुई ने कंफर्म किया कि हाँ भाई, जैसे तेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है वैसे ही मेरे पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटी है। चैड को तभी लगा कि इस दुनिया में जहां मैकेनिक्स और मिस्टिसिज्म दोनों साथ चलते हैं, हो सकता है कि लुकास और बाकियों को जेल में डालने की वजह कहीं ना कहीं उनके पास मौजूद पावर से जुड़ी हो। चैड के अचानक खामोश हो जाने पर लुई ने उससे पूछ लिया कि क्या उसका कनेक्शन चिंग कॉर्पोरेशन से है। चैड ने उल्टा सवाल किया कि क्या उसके साथ ऐसा बिहेव करने की वजह उसकी आइडेंटिटी को लेकर डाउट है, और फिर क्यों रोबोट गार्ड्स ने उसे इग्नोर किया। इस पर लुई ने बड़े कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि उनका बॉस ही इतना खास है कि उनकी टीम को नेचुरली स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, और फिर सख्त लहजे में बोला कि टॉपिक ना घुमाओ। उसने बताया कि आज चैड और लूशियन की जो कन्वर्सेशन हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है और अब वो लगभग श्योर है कि चैड किंग फैमिली से है। चैड फटे हुए सोफे पर बैठ गया और पूछा कि अगर उसे पहले से ही यकीन है तो फिर ये पूरा इंटेरोगेशन ड्रामा क्यों चल रहा है। चैड ने सोचा कि अगर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म भी हो जाए तो भी अगर वो उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके पास कोई और मकसद होगा। लुई ने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी भरोसेमंद हो वो टीम में आ सकता है, पर हाँ कुछ स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए। चैड ने सोचा कि अगर लुई ने खुद उसे टेस्ट किया है तो शायद वो खुद ही इन्वॉल्व है, लेकिन लुई ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसे तो लग रहा है कि दोनों की मंशा ही अलग अलग है। पर बॉस का मानना है कि टीम में डाइवर्सिटी जरूरी है। फिर उसने चैड को लुकास का वो थ्योरी बताया जिसमें हर टाइप के लोग होते हैं,
जैसे कोई टाइगर होता है, कोई वुल्फ, कोई हॉक, कोई डॉग, और सबकी अलग जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसने चैड को उसका रोल नहीं बताया और कहा कि तू खुद ही गेस कर ले। चैड थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं क्या गैंग का गधा हूँ? लुई को ये लाइन कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने चैड को दीवार से टिका दिया और सीरियसली पूछा कि अगर चिंग फैमिली ने सब कुछ प्लान करके लूशियन को प्रिपरेशन के लिए यहाँ भेजा और फिर उसे हटा दिया, तो अब वो असली में यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, या यूं कहें कि उन्हें क्या तलाश है? चैड खुद भी इस सवाल का सही जवाब नहीं जानता था, लेकिन खुद को एक्सपोज न करने के लिए उसने सजेस्ट किया कि लूशियन से पूछो, और दिल में उसने भी सोच लिया कि अब तो जल्द से जल्द लूशियन से मिलना पड़ेगा, वरना ये सब गड़बड़ हो जाएगा। एलिस ने कुछ सेकंड्स तक चैड की आंखों में सीधा देखना शुरू किया और अचानक सब कुछ उसके सामने धुंधला होने लगा। फिर धीरे धीरे लुई की आवाज आई जिसने कहा कि चैड बताए या ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ वैसे भी पता कर लेगा। और फिर एक सिंपल गुड नाइट विश करके चला गया। साथ में ये भी बोल गया कि सुबह तो तुझे फिर से बॉस के साथ चेस खेलनी है। जैसे ही उसकी आवाज गायब हुई, नाइटमेयर भी छू मंतर हो गया। चैड ने अपनी कलाई की ओर देखा जहां टाइमर चल रहा था। 20 घंटे 59 मिनट और 20 सेकंड बाकी थे। अगली सुबह लुकास हमेशा की तरह टेबल पर बैठा था, शांत दिमाग से अगली चेस की चाल सोचते हुए। लुई पास आकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला कि उसने रात में उस नए लड़के को टेस्ट किया था और वो लड़का तो बिना झिझके चाकू उठा केक को मारने ही चला गया था। लुई ने कहा कि ये बंदा पूरा का पूरा डार्कनेस है। वैन ने थोड़ी टेंशन में माथा सिकोड़ते हुए कहा कि शायद लुई को इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आम इंसान ऐसा टेस्ट झेल नहीं पाता। लेकिन लुई ने चिड़चिड़ाते हुए बोला कि उसे तो कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया। ये सुनकर लुकास भी हैरान रह गया, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए लुई के नाइटमेयर ट्रैप से निकल पाना आसान नहीं होता। तो उसने मान लिया कि चैड की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। लुई का मानना था कि चैड थोड़ा ज्यादा ही क्रूर है, इसीलिए उसने बॉस को सजेस्ट किया कि उसे फिर से सोच विचार करना चाहिए। लुकास ने चेस का अगला मोहरा बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही बहुत से साथियों को खो दिया है और अब खुद भी इस जेल में फंसे हुए हैं, इसलिए हर बार लाइट से डार्कनेस को हराना पॉसिबल नहीं होता और अब उन्हें रोशनी नहीं बल्कि आग चाहिए। तभी जेल की खुली जगह में एक मेलोडिक एकॉर्डियन की धुन गूंजने लगी जो पूरे माहौल को जैसे एनर्जी से भर रही थी। ये म्यूजिक सुनकर चैड हैरान रह गया, क्योंकि उसे ये धुन अच्छे से याद थी। गुड बाय एकॉर्डियन की ये ट्यून इतनी मैजिकल थी कि सारे कैदी उसमें खो से गए थे। जैसे ही ये धुन खत्म हुई, जेल का नॉर्मल शोर वापस लौट आया और सबको इग्नोर करता हुआ चैड सीधा लुकास के टेबल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में घुसा, लुई ने मुस्कुराकर पूछा, कसा नींद आई? लेकिन चैड ने उसे बस ठंडी नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो, भाई वो तेरे ड्रीम डेमन वाले ड्रामे में फंसा हुआ था, नींद कहां से आती? लुकास ने चैड को देखा और कहा कि ज्यादातर लोग जो स्लीप डेमन के ट्रैप से निकलते हैं वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन चैड स्पेशल है क्योंकि उसने ना सिर्फ लुई के कंट्रोल से खुद को आजाद किया, बल्कि सुबह उठकर फिर से सामने खड़ा भी हो गया। और ये काफी शॉकिंग है। चैड सामने बैठ गया और डायरेक्ट पूछा, क्या मैं भी लुई की तरह एबिलिटी हासिल कर सकता हूं? जिस पर लुकास ने बस एक स्माइल के साथ जवाब दिया। उसने लुई की राह नहीं अपनाने का फैसला लिया और स्माइल करते हुए बोला कि उसका रास्ता उसके लिए ज्यादा सही है। लेकिन जैसे ही चैड ने ये बोला, वैन और लुई के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ भारीपन आ गया हो। यहाँ तक कि जो बिल्ली अभी तक आराम से सो रही थी वो भी एकदम से चौकन्नी हो गई। चैड पूछना चाहता था कि आखिर उसका रास्ता है क्या, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये सवाल उसके बारे में कुछ एक्सपोज न कर दे, इसलिए उसने स्मार्टली पूछा कि वो अपने रास्ते पर कैसे चल सकता है। लुकास ने बहुत ही कूल अंदाज में समझाया कि बात को गलत मत समझना। दरअसल वैन और लुई ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो उससे मिलने में थोड़ा लेट हो गए थे, और चैड के केस में भले ही उसकी टैलेंट लुकास को इंप्रेस कर रही हो, लेकिन वो अभी काफी नहीं है। चैड सब समझ गया और फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, चलो अब चेस खेलते हैं। लुकास ने देखा कि चैड की हालत आज कुछ ढीली सी लग रही है, तो उसने सजेस्ट किया कि एक दिन आराम कर ले, क्योंकि चेस का मजा तब है जब गेम फुल पावर पर हो, वरना जीतने में भी मजा नहीं आएगा। लेकिन चैड एकदम शांत होकर उठ गया और बोला कि उसे आराम नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, खासकर जब ये इंपीरियल कोर्ट का एंड गेम चल रहा हो। उसने चेस बोर्ड की ओर देखा और चालें गिनना शुरू किया। ड्यूज वाली रुक 5 घर हॉरिजॉन्टल जाएगी, 5 नंबर की रुक 7 पर, ड्यूज वाली गन सीधा 8 पर, फिर 5 नंबर की रुक 6 पर, 4 नंबर वाला पॉन 1 पर जाएगा, और फिर शाह। लुकास उसकी स्ट्रिक से दंग रह गया। चैड ने अपनी रुक कुर्बान कर दी ताकि ब्लैक जनरल को अपनी तरफ खींच सके, और फिर एक पॉन की मामूली सी चाल ने ऐसा जाल बिछाया जो आम इंसान समझ भी नहीं सकता। लुकास ने सिर उठाया, ब्लैक किंग को पलटा और साइड से चैड की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था तू थक गया है, लेकिन लगता है मेरी सोच गलत थी। सब शौक में थे कि न्यूकमर ने फिर से जीत ली। कैदियों को अब फर्क नहीं पड़ता था तरीका क्या है, बात बस इतनी थी कि जिसने लुकास जैसे बंदे को हराया है वो तो सच में लाजवाब है। सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व कर रहा लूशियन भी बोला कि उसे भी चेस सीखनी है। उसके सपोर्टर्स उसकी बात सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो गए और धीरे धीरे भीड़ वहां से हटने लगी। तभी चैड ने बॉस की ओर देखा और पूछा कि क्या वो एक सवाल पूछ सकता है। लुकास ने उसकी लेटेस्ट जीत की रिस्पेक्ट में परमिशन दे दी। चैड ने कहा, क्या आप हारमोनिका बजाते हो? ये सुनते ही लुई और वैन दोनों शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि चैड इस मौके पर कोई डीप या डेंजरस सवाल पूछेगा, लेकिन उसने म्यूजिक पर बात छेड़ दी। लुकास ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये म्यूजिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर ने लिखा था, उन्होंने ही इसके लिरिक्स भी कंपोज किए थे। ये सुनकर चैड पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो फाउंडर भी धरती से ही आया था, और ऊपर से उसने बाकी लोगों के काम को भी अपने नाम पर ले लिया था। ये सोचते सोचते चैड के मन में अब सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन कब से चल रहा है। और जब चैड ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे पहला बंदा कब आया था, तो लुकास ने म्यूजिक की तारीफ करते हुए बताया कि यह धुन बहुत प्यारी है। फिर चैड ने रिक्वेस्ट की कि क्या वो उसे पूरा वर्जन सुनवा सकते हैं। लुकास मान गया, लेकिन वार्न किया कि लिरिक्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सालों में बहुत कुछ खो चुका है। फिर उसने बिल्ली को गोदी में उठाया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, बाहर पुरानी राह के लंबे रास्ते पर हरी घास आसमान से मिलती है, हल्की सी रात की हवा में विलो के पेड़ हिलते हैं, पुरानी बांसुरी की उदास धुन बजती है, और पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज उन खेतों को रोशन करता है जो आसमान और धरती के किनारों से मिलते हैं। बहुत सी परेशानियों से विदाई लेते हुए फिर उसने कहा कि लोग इस आखिरी लाइन को हाल ही में जोड़ते हैं, लेकिन चाहे जितनी भी क्लोज क्यों ना हो, वो परफेक्ट नहीं लगती। चैड थोड़ी देर चुप रहा और फिर सडनली सजेस्ट किया कि इस लाइन को रिप्लेस कर दो, सच्चे दोस्त अलग रास्तों पर चल पड़े। लुकास ने सोचा,
रिपीट किया और इमेजिन किया कि ये लाइन कैसी लगेगी। उसे चैट का आइडिया अच्छा लगा और थैंक यू कहा। फिर बोला कि उनके फाउंडर ने ऐसे बहुत से गाने लिखे थे जो जनरेशन से जनरेशन तक क्लासिक्स की तरह पास होते रहे, लेकिन सिर्फ 2 ही सॉन्ग आज तक बचे हैं। चैट ने पूछा दूसरा सॉन्ग कौन सा, और लुकास ने स्माइल के साथ जवाब दिया कैनन, पर यह भी बताया कि अब बस उसका नाम ही बाकी है। चैट अब ऑलमोस्ट पक्का मान चुका था कि उनका फाउंडर भी धरती से ही आया था, और लुकास की रिस्पेक्ट देखकर वो सोचने लगा कि क्या उसे कैनन गाना लुकास को दे देना चाहिए उसकी अनयूजुअल राह के बदले। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि अभी इस बारे में जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले सब सोच समझ ले। बातचीत के एंड में चैट लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। वो काफी थका हुआ था और एक अच्छी नींद की तलाश में था, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर बैठा लूशियन छुपते छुपाते उसके पास पहुंच गया। वो चैट से बात करना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं बाकी कैदी उन्हें एक ही टीम का हिस्सा न समझ लें, इसलिए लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ा रहा। चैट ने उसे देख लिया और बोला कि इतना छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुकास को उनके कनेक्शन के बारे में पहले से पता है और वो कुछ कह भी नहीं रहा, और वैसे भी अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है तो डिस्टर्ब ना करे। लेकिन लूशियन कहाँ मानने वाला था। वो बिना रुके बोले जा रहा था कि कब से सोच रहा था कि उसे चैट को क्या कहकर बुलाना चाहिए, और अब फाइनली डिसाइड किया है कि उसे बॉस बुलाएगा। फिर वो खुद के बारे में बोलने लगा, अपने बचपन की कहानी सुनाई, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, यहाँ तक कि उसका डैड उसके किडनी बेचकर अमीर लोगों को दे चुका था और उसे बायोनिक किडनी फिट करवा दी थी। पूरा दर्दीला बचपन। चैट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे सीधा बोला, सीधे पॉइंट पे आ। तभी लूशियन ने बीच में ही अपनी इमोशनल स्पीच रोकी और चमकती आंखों के साथ चैट से रिक्वेस्ट की, मुझे चेस सिखा दे। चैट थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा, क्यों सीखना है चैट? तो लूशियन ने एकदम कूल अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत कूल है भाई। लूशियन तो इतना खुश था कि बॉस ने लुकास जैसे बंदे को भी हरा दिया। अब उसे लगा कि फाइट में तो लुकास से जीतना नामुमकिन है, पर अगर चेस में बाजी मार ली तो पूरे जेल में उसकी भी कोई पहचान बनेगी। वो अपनी ही दुनिया में बड़बड़ाता जा रहा था। बोला कि उसे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि चैट इतनी जल्दी लुकास के इतना क्लोज हो जाएगा, वो भी प्रिजन 18 जैसे खतरनाक लेवल पे कैद होने के बाद। फिर बोला, शायद लुकास को पता हो कि वो ईस्टर्न तिब्बत कहाँ है जिसे सब ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्होंने लुकास की विरासत ले ली तो शैडो की कुर्सी की लड़ाई भी वहीं खत्म हो जाएगी। इतनी भारी भरकम बातें एक ही सांस में सुनकर चैट का दिमाग घूम गया और उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि असल में वो यहाँ किस मकसद से आया है। साथ ही ये भी कि लुकास की फाइटिंग स्किल्स सिर्फ बातों की नहीं बल्कि असली दम भी रखते हैं। लूशियन फौरन मान गया और चंद सेकंड्स में ही लाइब्रेरी से रफू चक्कर हो गया। उसी रात चैट की कलाई पर दिख रहा काउंटडाउन पहुंचा, 0 घंटे 5 मिनट और 0 सेकंड पे। चैट ने थोड़ी देर सोचकर टूथब्रश के नुकीले किनारे से दीवार पे एक लाइन उकेरी, मैं यहाँ था। फिर चुपचाप अपने बेड पर बैठा रहा और अपनी हथेली को देखता रहा। 2 दिन उसे जैसे किसी ट्रिप पे ले गए थे, अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात और एक ऐसा वर्ल्ड जो किसी फैंटेसी से कम नहीं था। फिर उसने अपनी बांह पर नीला बैंगनी सा एक निशान छोड़ दिया, ये जानने के लिए कि अगर वो घायल हालत में धरती पर लौटा तो क्या होगा। वैसे उसे खुद ये तक नहीं पता था कि वापसी होगी भी या नहीं। जैसे जैसे काउंटडाउन अपनी आखिरी सेकंड्स में आया, चैट ने एक लंबी सांस ली, फिर सब थम गया और वही पुराना अंधेरा उभर आया। वो लौट आया, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन एकदम ठंडा था, बिल्कुल उल्टा उस दिन के जब पहली बार वो उस दुनिया में गया था। अपने क्रैम्प्ड रूम में वही पुरानी पोजीशन में बैठा हुआ था, जैसे सब एक ड्रीम था। बाहर अब भी रात थी और उसके हाथ में वो नाइफ थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपना फोन उठाया, टाइम दिखा रहा था 1 सेकंड मिडनाइट के बाद, और डेट भी वही थी जब वो गया था। यानी 2 दिन उसने उस दुनिया में बिताए, लेकिन धरती पर बस 1 सेकंड ही बीता, जिसका मतलब साफ है कि जब भी वो फिर से वहां वापस जाएगा इधर सिर्फ 1 सेकंड बीतेगा। चैट इस बात से खुश था क्योंकि अब उसे बार बार गायब होने की कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी। उसने फिर से अपनी हथेली देखी, नीला निशान अब भी था और काउंटडाउन भी चेंज हो गया था, 47 घंटे 59 मिनट 45 सेकंड। चैट इन सब सोचों में ही था कि तभी फोन बजा। पुलिस स्टेशन से कॉल था। अफसर ने बताया कि उसके डैड को जुए की साजिश और पार्टिसिपेशन में पकड़ा गया है और उसे आकर उनके पेपर्स पर साइन करने होंगे। चैट शॉक में था, पूछा, मैं क्यों आऊं? तो अफसर ने बोला, पब्लिक सेफ्टी रूल्स के मुताबिक डिटेंशन और फाइन तो होगा ही, और वो आकर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे। चैट ने माफी मांगते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगा और जितनी सख्त सजा हो सकती है दे दो। फिर बोला, बिल्कुल टॉप लेवल की पनिशमेंट दो, बिना किसी रियायत के। और फिर चैट ने कॉल पर यह भी जोड़ दिया कि वो उसका बेटा नहीं है, बस एक कंसर्न सिटीजन है। दूसरी तरफ लाइन पे जो अटेंडेंट था वो तो सुन के साइलेंट हो गया, लेकिन चैट ने बिना रिस्पॉन्स का वेट किए फोन कट कर दिया। पता नहीं क्यों चैट को उस पल थोड़ी सी हैप्पीनेस और रिलीफ दोनों फील हुई। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बेड पर लेट गया। फिर उसने अपना फोन उठाया और कॉल्स और मैसेजेस चेक करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मॉम का कोई मैसेज नहीं आया तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक पल के लिए तो उसका दिल किया वापस उसी प्रिजन वर्ल्ड में चला जाए, भले ही वो दुनिया अनजानी और डेंजर से भरी हो। अगले दिन सुबह चैट ने सबसे पहले कैनन की ट्यून नोट्स लिखे, पर उसने सोचा अगर वो ये नोट्स लुकास को देता है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से आए हैं, और ये एक हाई रिस्क वाली बात थी। इसलिए चैट ने डिसाइड किया कि पहले लुकास की वैल्यू का पता लगाना जरूरी है। यूनिफॉर्म पहनकर वो स्कूल पहुंचा। क्लास पूरी तरह पैक्ड थी और हर स्टूडेंट अपनी अपनी दुनिया में बिजी था। चैट अपनी डेस्क के पास गया और अपने क्लासमेट निकोलस से पूछा कि क्या कल टीचर डेविड ने उसके बारे में कुछ बोला था, क्योंकि उसने उसे क्लास से भागते हुए देखा था। लेकिन निकोलस ने उसके सवाल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे वो किसी और चीज में खोया हुआ था। चैट ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर कुछ टेंशन है, तो उसने सीधे पूछा कि सब ठीक है क्या। निकोलस ने थोड़ी हिचक के साथ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चैट समझ गया कि कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद निकोलस ने अचानक धीमी आवाज में पूछा, अगर कभी कुछ बहुत अजीब तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? चैट थोड़ी देर के लिए थम गया, फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, कैसा अजीब? निकोलस खुद भी कंफ्यूज था, पर उसे बस इतना पता था कि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। चैट ने मजाक में कहा, भाई ऐसा है तो पुलिस को फोन कर, सीन सीरियस लग रहा है। ये सुनते ही निकोलस की आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तेरी कोई पुलिस में जान पहचान है? चैट ने नॉर्मल टोन में कहा, हाँ वही डेस्क ऑफिसर जिसने मेरे डैड की अरेस्ट की खबर दी थी कल रात। निकोलस तो सुनकर ठहर सा गया,
इसी बीच चैड के दिमाग में ये फ्लैश हुआ कि शायद निकोलस की जो अजीब चीज है वो उसके हाथ पे दिखने वाला काउंटडाउन टाइमर हो सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरों को वो दिखता नहीं इसलिए ये बस चैड का गैस ही रह गया। तभी क्लास का एक और लड़का जो फोन पे गेम खेल रहा था अचानक चिल्लाया, अबे सुनो। अमेरिकन बास्केटबॉल सुपरस्टार जैकब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो मैकेनिकल सिविलाइजेशन वर्ल्ड में गया था। पूरी क्लास शॉक में अपने अपने फोन्स चेक करने लगी और इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स लिस्ट देखने लगी। लेकिन चैड वहीं पर एकदम जम सा गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इन शब्दों का मतलब क्या है, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक्सपीरियंस और भी लोगों के साथ, वो भी अलग अलग देशों में हो सकता है। वीडियो में जैकब खड़ा होकर रिपोर्टर्स को बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ ले जाता है और कोई भी जो ये वीडियो देख रहा हो सबसे पहले नोटिस करता है कि उसकी लेफ्ट आर्म पूरी की पूरी एक प्रोस्थेटिक से रिप्लेस हो चुकी है। फिर जैकब कोर्ट के एंड तक जाता है। जैकब ने बड़ी ईज से बास्केटबॉल को हूप में फेंका और फिर वही मूवमेंट 10 बार और एकदम परफेक्ट रिपीट किया। निकोलस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लगा कि ये सब एडिटिंग या कोई वीएफएक्स है। फिर जैकब टेबल पर बैठ गया और इनवाइट किए हुए सारे रिपोर्टर्स उसके सामने इकट्ठा हो गए। उसने कहा कि बीती रात उसे अपने हाथ पर एक काउंटडाउन दिखा और जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म हुआ वो सच में एक अजीब सी मैकेनिकल सिविलाइजेशन वाली दुनिया में ट्रांसफर हो गया। उस दुनिया में भी एक धरती है, एक सूरज है, एक चांद है, पर सब कुछ इतना अलग था कि लगा जैसे ये कोई पैरेलल यूनिवर्स हो, क्योंकि वहां की सिविलाइजेशन का प्रोसेस हमारी दुनिया से पूरी तरह डिफरेंट है। फिर जैकब ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और सबको दिखाते हुए कहा कि जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके हाथ पर यह मैकेनिकल चीज आ गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी और इंसान की जगह ले ली हो जो वहां पहले से मौजूद था। वो नहीं जानता कि उस हाथ का प्रिंसिपल क्या है, लेकिन उसकी पावर एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। फुल पावरफुल, सुपर प्रिसाइज और फ्लेक्सिबल। लेकिन जैकब ये कॉन्फ्रेंस शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा था। वो दुनिया उतनी फैंसी नहीं है जितनी दूर से लगती है, बल्कि वो दुनिया एक्सट्रीमली डेंजरस है। उसने अनाउंस किया कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है ताकि उसे सीक्रेटली कैप्चर करके लैब राइट की तरह एक्सपेरिमेंट के लिए न ले जाया जाए, और उसने डिक्लेयर किया कि वो किसी भी हालत में खुद को एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट नहीं बनने देगा। ये सब सुनकर चैड को क्लियर हो गया कि जैकब एक पब्लिक फिगर है, इसलिए वो अपनी मैकेनिकल लिम्ब्स को छुपा भी नहीं सकता था। चैड पूरी तरह समझ गया कि जैकब ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि उसे भी ये सेंस हो गया था कि उस दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी धरती से मच एडवांस्ड है और इसी वजह से उसने रिसर्च टारगेट बनने से बचने के लिए ये बोल्ड मूव लिया। लेकिन चैड का मानना था कि जैकब ने थोड़ा जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया। चैड ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि उसका डेस्कमेट निकोलस अभी भी एकदम शॉक्ड फेस लिए बैठा था। तभी चैड को याद आया कि जब वो उस दूसरी दुनिया से लौटा था तो कोई भी फिजिकल चीज जैसे कि नाइफ या टूथब्रश वो नहीं ला पाया, तो शायद कोई आइटम साथ लाने का एक ही तरीका है, बॉडी के अंदर छुपा कर लाना। वो ये भी सोचने लगा कि आखिर जैकब उस वर्ल्ड में कहां से एंटर हुआ होगा। न्यूज पर फास्ट स्पीड में सुपरनैचुरल मैकेनिकल सिविलाइजेशन से जुड़ी हेडलाइंस ट्रेंड करने लगीं। बाकी स्टूडेंट्स भी वीडियो देख रहे थे और न्यूज पढ़कर काफी एक्साइटेड थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो सपना देखने लगे कि काश उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। चैड ने देखा कि निकोलस का डर धीरे धीरे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई ये वही अजीब चीज है ना जिसकी तू बात कर रहा था? निकोलस ने हल्के से बोला, अभी कुछ पक्का नहीं बोल सकता, पर टेंशन मत ले। और फिर हंसते हुए जोड़ दिया, अगर मैं कभी उस सिचुएशन में फंसा ना तो भाई तू मेरा नाम मत भूलना। चैड ने भी उसी फ्लो में रिप्लाई दिया, भाई जब अमीर हो जाए ना तो मुझे भूल मत जाना। उसने नोटिस किया कि जो निकोलस अभी कुछ देर पहले घबराया हुआ था अब वो एकदम मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड लग रहा था, और चैड ने सोचा कि उसकी वाइब स्पॉइल करना ठीक नहीं होगा। उसने कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा, और फिर निकोलस ने टॉपिक को सीरियसली पकड़ लिया। चैड से एक के बाद एक सवाल करने लगा, जैसे कि अगर किस्मत साथ दे गई और वो वहां पहुंच गया तो क्या वो हाईटेक प्रोडक्ट्स ले जाकर बेच सकता है और तगड़ा पैसा बना सकता है। जिस पर हीरो ने कहा उसे कंफर्म तो नहीं लेकिन शायद नहीं। मगर निकोलस तो तब तक अमीर बनने के ख्वाब में डूब चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपने दोस्त को 5 स्टार डिनर पर ले जाएगा। चैड को अच्छे से पता था कि उस दूसरी दुनिया में खतरों की भरमार है और वो ये बात सबसे छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि निकोलस उसका यार था तो वो चाहता था कि कम से कम वो सही सलामत लौटे। इसलिए उसने उसे समझाया कि वहां जाने वाले सेफ नहीं रहते और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा होशियारी से चलो। निकोलस कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला और फिर पूछ बैठा कि जब वो टाइम आएगा तो चैड कहाँ जाएगा। तभी क्लास में किसी ने जोर से बोल दिया कि भाई ये जो वर्ल्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं उसका रूल क्या है, और जब इतने लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। निकोलस ने धीरे से कहा, शायद सिर्फ सच्चे टैलेंट्स या फिर कोई अल्ट्रा जीनियस ही जा सकते हैं। चैड ने बस चुपचाप सुनते हुए भौहें चढ़ा ली। माइग्रेशन की न्यूज अब हर जगह छाई हुई थी। धीरे धीरे हीरो ने कुछ कॉमन बातें नोटिस करनी शुरू की। पहली ये कि जो भी माइग्रेट करता है उसके हाथ पर जाने से 6 घंटे पहले और वापसी से 48 घंटे पहले एक काउंटडाउन दिखता है, मतलब टाइमिंग सबके लिए सेम है। दूसरी बात ये थी कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि उन्होंने वर्ल्ड क्रॉस नहीं किया लेकिन फिर भी उनके हाथ पर 48 घंटे का टाइमर आ गया था। तो चैड ने सोचा ये शायद दूसरा ग्रुप होगा और अगली बार दोनों ग्रुप्स साथ ट्रैवल करेंगे। तीसरी बात जो सब में कॉमन थी वो ये कि सारे ट्रैवलर्स यंग थे, यानी उम्र 10 से 35 साल के बीच थी। चैड ने सोच लिया कि निकोलस अगर पहले ग्रुप से होता तो जैकब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर इतना शॉक नहीं होता। अब या तो लिमिटेड लोग ही हर बार भेजे जाते हैं और कोई नया तभी जा सकता है जब कोई पहले वाला मर जाए, या फिर ये पूरा सिस्टम ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे और लोग भी शामिल होंगे। एक वीडियो में दिखाया गया एक टीनेजर टेंशन में अपने ग्रे कलर की चमकती अंकल के साथ एक छत पर चढ़ता है और फिर घरों के पीछे गायब हो जाता है। किसी क्लासमेट ने एक्साइटमेंट में कहा, काश हमारे स्कूल से भी कोई बंदा गया होता ताकि हम डिटेल्स में पूछ पाते। इस पर चैड को याद आया कि एक बंदा तो सच में गया था, यांगी कॉर्पोरेशन के सीईओ का बेटा हान, जो फर्स्ट ग्रेड के 7th ग्रुप में था। लेकिन गार्ड्स जब उसे लेकर गए तब से वो कभी नहीं दिखा, ना पता चला कि वो लौटा या मर गया। ब्रेक हुआ तो चैड क्लास से बाहर निकला और नीचे की तरफ चल पड़ा, और उसी वक्त लुओ सिटी फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में कुछ और चल रहा था। भाई अभी भी चांस है, हार मानने का कोई सीन नहीं है। ये तो जैसे कोई छुट्टी जैसा सीन हो गया था। सब लोग यहाँ तक कि टीचर्स तक लेटेस्ट न्यूज़ पे बातें कर रहे थे और सबको ऐसे देखते हुए चैड को एकदम अजनबी फील हुआ। पहले वो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था, रिवीजन, स्टडीज, टेस्ट की तैयारी, सब कुछ सिंपल था, पर अब उसकी लाइफ की दिशा ही बदल गई थी। जब चैड उस क्लास में गया जहां जवान पढ़ता था तो पता चला कि वो आया ही नहीं।
फिर उसने अपने क्लासमेट से पूछा कि क्या उसे जुआन का एड्रेस पता है, पर उसे बस इतना ही मालूम था कि वो किस एरिया में रहता है, लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं था। चैड ने उसे थैंक यू बोला और निकल गया, सोचते हुए कि शायद जुआन अब कभी स्कूल ही ना आ पाए। हो सकता है जो कुछ भी हुआ उससे वो इतना हिल गया हो कि उसका माइंड ही आउट हो गया हो। चैड वापस क्लास में आया तो पूरा सोच में डूबा हुआ था। पहला पीरियड मैथ्स का था, लेकिन किसी का भी ध्यान पढ़ाई में नहीं था। सब लोग बस न्यूज़ पे ही बात कर रहे थे। जब टीचर ने देखा कि कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा तो उसने मजाक में बोला कि शायद अब उसे कोई रोबोटिक आर्म ले लेनी चाहिए ताकि बच्चे उसकी क्लास में फोकस कर पाएं। निकोलस पूरा पीरियड अपने फोन में ही घुसे रहा और ब्रेक में अचानक उसने फोन चैड को पकड़ा दिया और बोला कि साइमन ने अभी नया वीडियो डाला है। चैड को नहीं पता था कि साइमन कौन है, तो उसके फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि वो एक फेमस गेमिंग मास्टर है और गेमिंग वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम है और कुछ घंटे पहले ही उसने एक गेम की स्ट्रैटेजी पब्लिश की है। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उस गेम के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। अब जब बात सेटलर्स की आई तो सबको ये समझ में आने लगा कि शायद ये वीडियो उसी न्यू वर्ल्ड की स्ट्रैटेजी है और साइमन भी शायद उन्हीं में से एक है जो अब सेटलर्स में शामिल हो चुका है। वीडियो में कुछ भी विजुअल नहीं था, बस एक ब्लैक बैकग्राउंड और उस पर व्हाइट सबटाइटल्स चल रही थी जिसमें लिखा था कि ये गेम बहुत यूनिक है, इसलिए वो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता। वीडियो में साइमन ने कहा कि वो इस दुनिया को आउटर वर्ल्ड कहता है जहां हम लोग अभी हैं और इस गेम को वो इनर वर्ल्ड बोलता है। उसने बताया कि वो खुद भी बस अभी अभी इस गेम में एंटर हुआ है, इसलिए उसके पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और अभी तक उसे कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे हिडन ऑन रेंज मार्शल आर्ट्स को अनलॉक किया जा सके। लेकिन करंटली उसके पास 3 तरीके हैं ग्रोथ के लिए। पहला तरीका है टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को अपग्रेड करना, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लेकिन मशीनिक बॉडी पार्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा है और उसने अभी तक कोई ऐसा बग नहीं ढूंढा जो इंस्टेंट मनी दे सके और ऑर्गन्स बेचने का ऑप्शन सबसे आसान है पैसे कमाने के लीग, लेकिन उसने ये मेथड रिकमेंड नहीं किया। दूसरा तरीका है फॉरबिडन इंक्विजिशन को ज्वाइन करना और इंजेक्शन के बाद एक नया इंसान बन जाना, लेकिन उसने अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कोई एनपीसी नहीं ढूंढे। और तीसरा और लास्ट ग्रोथ पाथ है प्रिजन 18, जहां जाकर एक एनपीसी को ढूंढना होता है जिसका नाम है लुकास, क्योंकि फिलहाल यही सबसे प्रॉमिसिंग ग्रोथ पाथ लग रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। वीडियो खत्म होने के बाद चैड को ऐसा लगा जैसे उसके साथ धोखा हो गया हो। उसे पक्का यकीन था कि वो किसी और दुनिया में ट्रांसफर हो गया है क्योंकि वो वापस लौटा था एक ब्रूज के साथ। हमारे पास अभी भी चांस है, हार मानने का टाइम नहीं है। लेकिन अब ये बंदा साइमन बोल रहा था कि ये सब बस एक गेम है और उसने लुकास को भी एक एनपीसी बोल दिया था जिससे करियर सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा जा सकता है। और अब जब वो ये पूरी दुनिया को बता चुका है तो ये भी पॉसिबल है कि प्रिजन 18 में जितने भी लोग हैं वो सब लुकास के पास भागने लगे ग्रोथ के लिए। निकोलस ने वीडियो देखते हुए धीरे से बोला कि मैकेनिकल लिम्ब्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए और फॉरबिडन इंक्विजिशन तो कहीं दिखती भी नहीं है, और अगर कोई प्रिजन 18 को खोज भी ले तो भी भाई वो जेल है, ऐसे ही थोड़ी एंटर हो जाएगा कोई। वर्ल्ड्स क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत टाइम से पॉपुलर चल रहा था, पर फिर दोपहर की न्यूज ऐसी आई जैसे सबके जोश पर कोई ब्लैक क्लाउड छा गया हो। एक नौजवान जिसकी पहचान एक वर्ल्ड ट्रैवलर के तौर पर हुई थी वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया और वीडियो में दिखा कि उसके मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स गायब थे। ये खबर जैसे आसमान से बिजली गिरा दी सब पे, पूरे माहौल में अंधेरा छा गया और कई ऐसे ट्रैवलर्स जो इस टॉपिक की पॉपुलैरिटी में बहकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर बैठे थे अब डरने लगे, और जिन लोगों के पास मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स थे वो भी डरने लगे कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। मीडिया ने जब ये खबर पकड़ी तो कुछ लोगों ने ये थ्योरी तक बना दी कि शायद किसी वर्ल्ड ट्रैवलर को मारकर उसकी जगह ली जा सकती है और दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ जा सकता है। निकोलस जो अभी थोड़ी देर पहले तक फुल जोश में था अब फिर से बैठ गया, पूरा सीन डाउन हो गया उसका। ये देखकर चैड ने सोचा कि शायद ये सही टाइम है बात करने का, और उसने मौके का सही यूज करके सलाह दी कि अगर तू किसी और दुनिया में गया तो सोच समझ के चल और जब वापस आए तो पब्लिकली कोई बेवकूफी ना कर देना। निकोलस ने धीरे से बुदबुदाया कि आखिरकार उसके पास अपनी लाइफ चेंज करने का मौका था, लेकिन अब सब कुछ हॉरर स्टोरी बन गया है। उसने उदासी में पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चैड ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया कि दूसरों के बाप तो जान देने में लगे हैं और तेरे बाप को बस ताश खेलनी है। निकोलस को अपने बाप से वैसे भी लगाव नहीं था, लेकिन जब उसका बाप ऐसे डिपिक्ट हुआ तो थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई और उसने चैड से पूछा तेरे बाप का क्या। चैड एक सेकंड को चुप हो गया और फिर बोला मेरे बाप ने भी ताश खेलते खेलते ही जान दे दी थी। कुछ सेकंड्स दोनों चुप हो गए, फिर निकोलस ने पूछा तेरे बाप को अरेस्ट कैसे किया गया था। चैड ने शांति से जवाब दिया मैंने ही पुलिस को कॉल किया था ताकि वो खुद के बारे में थोड़ा सोच पाए। ये सुनते ही निकोलस एकदम सन्न रह गया, फिर कुछ सेकंड बाद एकदम जोश में बोला क्या मैं भी अपने बाप को रिपोर्ट कर सकता हूँ। इतने में अगली क्लास की घंटी बज गई। टीचर तो लेसन एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स तो न्यूज फीड में ही खोए हुए थे। चैड भी ट्रैवलर्स और वर्ल्ड शिफ्टिंग से जुड़ी न्यूज पढ़ रहा था, पर इन्फो इतना ज्यादा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिलेवेंट है। एक के बाद एक न्यूज ऐसे गिर रही थी जैसे पतझड़ में पत्ते। चैड ने सिर्फ वही चीजें नोट की जो उसके लिए जरूरी थी। उसने दिमाग में एक पूरी मैपिंग बना ली थी कि सेटलर्स की एक्टिविटी कहाँ कहाँ ज्यादा है और देखा कि लगभग 10 के आसपास सिटीज में ये सब सबसे ज्यादा फैला हुआ है। सेटलर्स की लोकेशन काफी लिमिटेड जगहों में ही फोकस थी और शाम के करीब 5:40 पर जब ब्रेक का टाइम था चैड बिना किसी को कुछ बोले फिर से क्लास से निकल गया। सीधा भागता हुआ स्कूल के बाहर चला गया और दीवार फांद कर निकल गया। सबसे पहले वो घर गया, स्कूल की यूनिफॉर्म उतारी और कैजुअल कपड़े पहने, फिर बाहर निकलने से पहले कैप उठाई और सर पर डाल ली। उसने अपने फोन में यिनरों गार्डन सर्च किया, वही जगह जिसके बारे में मॉर्निंग में चश्मे वाले बंदे ने बताया था, क्योंकि हैंग वहीं आसपास रहता था और चैड ये जानना चाहता था कि उस जगह का क्या हाल है, क्योंकि इस खतरनाक सी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बॉडी भी स्ट्रांग चाहिए और माइंड भी फोकस्ड। हीरो ने डिसाइड किया कि अब दौड़ लगानी है। ठंडी ऑटम हवा ब्रिज से बह रही थी, आसमान अंधेरा होने लगा था और चैड उस ब्रिज पर दौड़ पड़ा पूरी जान से। उसे अंदर से कुछ चेंज फील हुआ, जैसे फैमिली और सोसाइटी ने जो बेड़ियां उसके पैरों में डाली थीं वो थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थीं। जब वो सेंट्रल पार्क पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। यिनरों गार्डन को बहुत रिच और प्रॉस्परस एरिया माना जाता था। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और अंदर जाने से पहले लोगों को मैप दिखाना पड़ता था। चैड ब्लॉक के पीछे घूम रहा था, सोच रहा था कि कहीं कोई दूसरा रास्ता मिल जाए घुसने का।
लेकिन अंदर जाने का जुगाड़ सोच ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हीरो ने देखा कि कुछ ब्लैक सूट वाले लोग जुआन को कहीं घसीट कर ले जा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग आउट हो गया हो। प्रिजन, मैकेनिज्म, मॉन्स्टर्स जैसे शब्द। पूरा ग्रुप दो ब्लैक एसयूवी में बैठ गया जो सड़क किनारे लगी थी, और तभी उनमें से एक बंदे को कुछ फील हुआ। उसने चैड की तरफ देखा। चैड ने तुरंत एक्टिंग की जैसे वो अपने फोन में बिजी है, फेस झुका लिया। वो बंदा ज्यादा नोटिस नहीं करता हुआ निकल गया और एसयूवी अंधेरे में गायब हो गई। चैड वहीं खड़ा रह गया, फोन की स्क्रीन देखते हुए एकदम ब्लैंक फील कर रहा था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगे। ये लोग कौन थे? जुआन को क्यों ले गए? क्या ये इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो वर्ल्ड ट्रैवलर है? लेकिन एक चीज तो क्लियर थी, ये कोई रैंडम मिस्टेक नहीं थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ब्लैक स्वेटर में एक यंग लड़का चुपचाप उसके पीछे 5 ब्लॉक तक चल चुका था। चैड को लग रहा था कि उसने इसे पहले कहीं देखा है, और उसे याद आया कि सेंट्रल गार्डन में ये उसी के आसपास खड़ा था, फोन देखता हुआ, पर उसका फिंगर स्क्रीन को टच ही नहीं कर रहा था। ये रियलाइज करते ही चैड ने एक्टिंग की जैसे कोई उसे कॉल कर रहा है। थोड़ा रुक के स्टेप इन प्लेस करते हुए बोला कि वो थोड़ा लेट आएगा। उसने अपना फेस कैप के नीचे छुपा लिया ताकि वो लड़का पहचान ना पाए। जब चैड रुका तो वो ब्लैक स्वेटर वाला लड़का बिना किसी हिचक के सीधा पास से निकल गया। चैड ने अपनी आंखों के किनारे से देखा कि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये देखकर चैड थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ, पर साथ ही रिलैक्स भी हो गया। लेकिन जैसे ही चैड ने थोड़ा चैन की सांस ली, तभी भीड़ में एक और जाना पहचाना चेहरा नजर आ गया। सड़क पार करने के लिए चैड ट्रैफिक लाइट का वेट कर रहा था, और तभी उसे एक और बंदा दिखा जो सेंट्रल गार्डन एरिया के एंट्रेंस के पास खड़ा था। चैड को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई रैंडम सीन नहीं है, ये क्रॉस सर्विलांस चल रहा है। अब वो सीरियसली इंटरेस्टेड हो गया कि आखिर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी ट्रेंड है और वर्ल्ड ट्रैवलर्स को लेकर इतनी अलर्ट चल रही है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी कि शायद वो पहला बैच नहीं था, बल्कि सेकंड या थर्ड बैच में से होगा, वरना कोई भी बंदा अगर आज सेटलर्स के बारे में पता भी कर ले तो इतना ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स एक ही दिन में नहीं कर सकता। इन लोगों ने पहले से ही बहुत तैयारी कर रखी थी, मतलब चैड को एक भी गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं थी। उसने उस पूरे सीन को रिवाइंड करके दिमाग में दोहराया, हर डिटेल को एनालाइज किया। जब ग्रीन लाइट हुई, सामने से एक आदमी रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन चैड मुड़ गया और दूसरी तरफ निकल लिया। वो बंदा जो रोड क्रॉस कर रहा था एकदम कैजुअली चलता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला कि ऑब्जेक्ट ने रोड क्रॉस नहीं की। वो वापस मुड़ गया और पूछा कि सामने वाला बंदा वहां पहुंचा कि नहीं। जवाब मिला कि 2 मिनट में आ रहा हूं। तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चारों तरफ देखा, पर चैड का कोई ट्रेस नहीं मिला। ब्लैक स्वेटर वाला यंग लड़का जो उस पॉइंट की तरफ भाग रहा था, हल्की स्माइल के साथ बोला, सेड लाइफ यार, 2 बंदे मिलकर एक को ट्रैक कर रहे थे और उसे खो दिया। उसने ये भी माना कि चैड को समझ आ गया था कि वो उसका पीछा कर रहे थे। दूसरा बंदा भी इसी पर कन्विंस था। ब्लैक स्वेटर वाला लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला कि चैड की एज कोई 17 या 18 के बीच की लगती है। शायद वो स्कूल स्टूडेंट है, और अगर उसे रियल में पता चल गया कि उसे ट्रैक किया जा रहा है तो उसकी स्किल्स बहुत ही लेवल्ड अप होंगी। उसने ये भी नोटिस किया कि चैड ने सब कुछ इतनी नेचुरल तरीके से किया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसने किस पॉइंट पर उन्हें डिटेक्ट कर लिया। दूसरा बंदा बोला कि ये टारगेट पे टाइम वेस्ट करने का क्या सीन है, ऑलरेडी बहुत काम पेंडिंग है। ब्लैक स्वेटर वाला बोला, ये अचानक का डिसीजन नहीं था। जब स्क्वाड ऑब्जेक्ट 09 को उठा रही थी तब चैड ने कैप्टन की आंखों से नजरें चुराई थी। उसका मतलब था कि चैड पहले से ही सिचुएशन स्कैन कर रहा था। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। चैड ने डिसाइड किया कि वो आधे घंटे और वेट करेगा, पक्का करने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, फिर ही घर जाएगा। उसने फोन निकाला और देखा कि वो वाला गेमर स्ट्रीमर कोई नई टिप्स डाली है क्या, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था। ये देखकर चैड को शक हुआ कि शायद साइमन भी अब पकड़ में आ गया। तभी एक पुलिस कार उसके पास से निकली और आसपास के सारे लोग घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए, ये देखने की हुआ क्या है। एक बुजुर्ग बंदे ने पास वाले से पूछा कि अब क्या हो गया। पास खड़ी औरत ने जवाब दिया कि इसी बिल्डिंग में एक आदमी रहता है जो अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है, और वो औरत तो पहले ही हॉस्पिटल में है, लेकिन वो मरा नहीं माना। डिवोर्स की बात की, फिर भी उसे मारा और धमकी दी कि अगर उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया तो उसके बाद वो आदमी फिर से शराब पीकर घर लौटा और अपनी बीवी को मारने की कोशिश की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक पति ने फिर से बहुत शराब पी थी और शाम को घर लौटते ही अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे बीवी ने एक जोरदार झटका देकर उसका हाथ तोड़ दिया। हालांकि ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ उस छोटी लड़की के लिए दुखी हो रहे थे जो इस सब कुछ देख रही थी। एम्बुलेंस के जाने के बाद चैड घर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह हॉलवे में दाखिल हुआ उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसके अपार्टमेंट के सामने बैठी थी। वो उसे आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। लड़की ने उसे पकड़ लिया और रोने लगी। चैड ने उसे सुकून देने के लिए सिर पर हल्के से हाथ फेरा, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने कई बार देखा था कि ये माँ बेटी नीचे बैठकर गले लगकर रो रही होती। लड़की का नाम टीना था, और ये पहली बार नहीं था जब वह चैड के घर छुपने के लिए आई थी। चैड को याद आया कि पहली बार जब उसने उसे सोया सॉस के साथ फ्राइड राइस बनाकर दिया था। उस आदमी के व्यवहार को याद करते हुए चैड को यह लगा कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। छोटी लड़की ने आंसुओं में कहा कि उसकी माँ ने कहा था कि वह कुछ देर के लिए चैड के पास रहकर सुरक्षित रहे, लेकिन उस वक्त वह घर नहीं था। चैड ने टीना को सिर पर हल्का सा थपथपाया और पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है, और फिर उसे फ्राइड राइस बनाने का ऑफर दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। चैड ने तुरंत टीना को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने कमरे की सभी खिड़कियां जल्दी से बंद कर दी और लड़की हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ। चैड ने खिड़कियों को पर्दे से ढकते हुए कहा, सब ठीक है, बस हमें चुपचाप बात करनी होगी। इतने में एक एसयूवी उनके घर के सामने रुक गई। चैड ने पर्दे के छोटे से गैप से बाहर झांका। वह वही गाड़ी थी जो उसने सेंट्रल पार्क में देखी थी, और 2 युवा लोग उसमें से बाहर निकले। ये वही लोग थे जो पहले चैड का पीछा कर रहे थे। अगले ही पल भूरे बालों वाला युवक खिड़की की ओर देखने लगा। चैड ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया और कमरे में हट गया। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ, लेकिन पहले ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इधर उधर देख रहा था।
ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, पर मैंने सोचा कि ये नर्वसनेस की वजह से था, तो अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए। चैड थोड़ी चिंता में था कि ऊपर वाली महिला के साथ क्या होगा, खासकर जब उसकी बेटी टीना अकेली रह जाएगी, क्योंकि उसका पिता तो अस्पताल में है और अगर कोई रहस्यमय संगठन उसकी मां को भी ले जाता है तो चैड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। लड़की हैरान होकर चैड की अजीब हरकतें देख रही थी और चैड ने फिर सामने वाले दरवाजे के पास जाकर बाहर की आवाजें सुनी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने सोचा कि अगर कोई सचमुच उठा लिया गया होता तो खिड़की से विरोध की आवाजें आती, लेकिन वहां सब कुछ शांत था। वो देख रहा था कि वो बस कार में बैठकर खाली हाथ चले गए। धीरे धीरे पुलिस की कार भी वहां से चली गई और फिर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। चैड दरवाजा खोलने गया और देखा कि टीना की मां खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे, होंठ फटे हुए थे और चेहरा जख्मी था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके पास मशीनी हाथ थे। महिला शायद ये समझ गई थी कि उसकी हालत थोड़ी चौंकाने वाली है, तो उसने बाल संवारने की कोशिश की और चैड से माफी मांगी कि उसे परेशानी हुई। चैड ने कहा कि कोई बात नहीं, और यह भी बताया कि वो बस टीना को खाना खिलाने जा रहा था। महिला ने सिर हिलाया और अपनी बेटी को घर बुलाया, लेकिन टीना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी और घर में कुछ भी खाने को नहीं था। फिर चैड ने दयालुता से कहा कि क्यों ना हम साथ में खा लें। महिला थोड़ी असमंजस में थी, क्योंकि उसने पहले कभी चैड से ऐसा पहल नहीं देखा था। चैड ने उसकी उलझन समझी और कहा कि उसे वर्ल्ड ट्रैवलर्स में काफी रुचि है और पूछा कि कैसे उससे संपर्क किया जा सकता है। महिला ने जवाब दिया, सुसान, और अभी तक वह दरवाजे पर ही खड़ी थी, तो चैड ने उसे अंदर खींच लिया जैसे उसे अपने अपार्टमेंट में बुला लिया हो। फिर महिला ने अपनी बेटी को लाकर चैड को धन्यवाद कहा और कहा कि वो खुश होगी अगर उसे आंतरिक दुनिया के बारे में उसके सारे सवालों के जवाब दे सके। चैड को यह देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी नाजुक और शर्मीली महिला इस कठोर दुनिया में कैसे जिंदा रह सकती है। चैड ने खाना तैयार किया और टेबल पर रख दिया। बच्ची ने एक बार में खाना गटक लिया और सबसे स्वादिष्ट टुकड़े अपनी मां को दे दिए। फिर खाना खाते हुए चैड ने पूछा कि हाल ही में आई पुलिस ने क्या कहा था। सुसान ने जवाब दिया कि पड़ोसियों ने उसकी मदद की और स्थिति को समझाया। पुलिस ने महिला को स्टेशन ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसे अपनी बेटी की देखभाल करनी थी और यह मामला जाहिर तौर पर आत्मरक्षा का था, तो महिला को निर्दोष ठहराया गया। बातचीत की शुरुआत करते हुए चैड ने आखिरकार वो सवाल पूछा जिसे वो सबसे ज्यादा जानना चाहता था कि आखिर वो दो लोग जो बाद में आए क्यों आए थे। महिला ने कहा कि उसे खुद पूरी तरह से समझ नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ उससे कुछ फॉर्म भरने को कहा, उसकी 2 तस्वीरें लीं और चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि वो बाद में उससे संपर्क कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अभी के लिए शहर छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन वो नहीं बता पाए कि उनसे संपर्क करने की वजह क्या थी। महिला ने पुलिस को वो दस्तावेज नहीं दिखाए, लेकिन पुलिस उन्हें तुरंत अपडेट कर चुकी थी। ये सुनकर चैड थोड़ा आराम महसूस हुआ। अब उसे समझ में आ गया कि उस संगठन का उद्देश्य न तो बस बसने वालों को किडनैप करना था और न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा पुलिस भी इस संगठन के बारे में जानती थी और उसे पहचानती थी, और इसका मतलब यह था कि जो रहस्यमयी लोग वो जो उसका पीछा कर रहे थे वो उतने पागल नहीं थे। अचानक चैड ने सुशांत से उसके हाथों को देखते हुए पूछा, आखिरकार आंतरिक दुनिया में तुम्हारा क्या रोल था? महिला ने जवाब दिया, मैं वहां सिटी 18 में एक क्लिनिक चलाती हूँ। वो दूसरों की मदद करती थी मशीनी प्रोस्थेटिक्स इंस्टॉल करने और मेंटेन करने में, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे मशीनी प्रोस्थेटिक्स इंस्टॉल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब लोग उसे सर्विस के लिए आते, सुसान बस उन्हें ये बताती कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो दूसरी दुनिया में गई, उसके पास ये हाथ आ गए, और जब वो वापस लौटी तो वो हाथ गायब नहीं हुए। चैड ने कहा कि एक ट्रैवलर ने प्रिजन 18 के बारे में बताया था और पूछा कि ये जगह कहाँ है। तो सुसान ने बताया कि ये प्रिजन सिटी 18 के बाहरी इलाके में है और ये काफी फेमस भी है। साथ ही ये एक ऐसी जगह है जो खास तौर पर खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बनाई गई है। ये फेडरल गवर्नमेंट की सबसे भरोसेमंद जेल है। चैड हैरान होकर पूछता है कि इसके बारे में और क्या जानती है, तो सुसान सिर हिलाकर कहती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए वहां गई थी और ज्यादा कुछ नहीं जान पाई। अचानक टीना, जो उनके पास बैठी हुई थी, बोल पड़ती है और अपनी मां से पूछती है कि उसके हॉस्पिटल का नाम क्या है। तो महिला जवाब देती है, सुसान का मशीनी हॉस्पिटल, और पूछती है कि क्यों, क्या जरूरत है। तो छोटी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि बस उसे ये जानने में दिलचस्पी थी। सुसान चैड से पूछती है कि वो ट्रैवलर्स के बारे में इतना क्यों जानना चाहता है। तो चैड जवाब देता है कि उसे भी दूसरी दुनिया देखनी है और वो ट्रैवलर्स से बहुत जलता है। सुसान सिर झुकाकर कहती है कि वो दुनिया बहुत खतरनाक है। कंपनी ली चैन किंग, काशिरो और काशिमा के लोगों के अलावा बाकी सभी लोग बहुत बुरी हालत में जीते हैं, बाहर की दुनिया से भी बुरी हालत में। महिला की बातें सुनकर चैड कुछ देर तक सोचता है और फिर जानकारी का विश्लेषण करता है। डिनर के बाद सुसान कहती है कि वो सफाई में मदद करेगी। जबकि वो दोनों सफाई कर रहे थे, चैड पूछता है कि सुसान अब आगे क्या करने वाली है। ये सवाल सुसान को थोड़ी चौंका देता है। वो कहती है कि वो कल टीना को अपनी दादी के पास जंग सिटी भेजने वाली है और फिर पति से तलाक लेने के लिए लौटेगी। चैड उसे सलाह देता है कि जल्दी से टिकट ले ले, क्योंकि हाल ही में जंग सिटी के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, तो आखिरी मिनट में टिकट पाना मुश्किल हो सकता है। सुसान सहमत होती है और अपना फोन निकालकर टिकट खरीदने लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिकट प्रोसेस करते वक्त कोई एरर आ जाती है। चैड को पहले से ही शक था कि ऐसा होगा, क्योंकि चेतावनी दी गई थी, लेकिन असल में उसे शहर छोड़ने से मना किया गया था। कुछ और असफल प्रयासों के बाद सुसान समझ जाती है कि वो शहर छोड़ने में सक्षम नहीं है। ये रहस्यमयी संगठन इस शहर के हर कोने पर मजबूत नियंत्रण रखता है, और ये समझते हुए चैड नहीं चाहता था कि वो यहाँ फंस जाए। इसलिए उसने यह फैसला लिया कि उसे छायाओं में रहकर ही बेहतर रहेगा। जब वो चैड टीना के पास बैठता है तो अचानक लड़की उससे कहती है कि उसने कभी भी इतनी सीधी नजरों से उसकी मां को नहीं देखा, और मुस्कुराते हुए कहती है कि चैड ने अपनी मां को घर क्यों नहीं बुलाया, वो बहुत खूबसूरत है। जिस पर चैड थोड़ा चौंक जाता है। कुछ समय बाद सुसान ने देखा कि उसकी कुछ गंदे कपड़े थे और उसने उन कपड़ों को अपने साथ ले लिया, यह कहते हुए कि वो उन्हें धो देगी। उसने ये भी ऑफर किया कि अगर उसे भविष्य में कभी कपड़े धोने की जरूरत हो तो वो संपर्क कर सकती है, क्योंकि उसके माता पिता के तलाक के बाद वो अकेले ही रहता है। चैड उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन महिला ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई। चैड वहां खड़ा था, उसे ये इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी।
वो अपने कमरे में लौट आया और धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गया, अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में सोचते हुए। चैड ने अपना फोन देखा, लेकिन उसकी माँ से अभी तक कोई नया मैसेज नहीं आया था। जब वो सोने वाला था तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसकी माँ का कॉल आया। चैड बिस्तर पर बैठकर कॉल उठाता है। दूसरी ओर से जेनी ने कहा कि उसने उसके पिता को रहने के खर्च के लिए पैसे भेज दिए हैं। लड़के ने कहा कि उसे इस हफ्ते किताबों के लिए पैसे देने थे, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी माँ ने उसे इंटरप्ट कर दिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जुआन को बुखार है, तो इस वीकेंड वो उसे नहीं मिलने आएगी, और अलविदा कहते हुए उसे कहा कि जल्दी सो जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चैड ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और तुरंत फोन काट दिया। आखिरकार उसे वो कॉल मिल ही गई थी जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी माँ को इस बात का ध्यान नहीं था कि उसने क्लासेस स्किप की हैं। बातचीत खत्म करने के बाद उसने फोन को पेस्टल पर फेंक दिया। अब ये सब कोई मायने नहीं रखता था। सुबह जब काउंटडाउन में 20 घंटे 40 मिनट और 0 सेकंड बाकी थे, तो दौड़ते वक्त चैड ने अपनी कपड़े ड्रायर में देखे और हैरान हुआ कि सुसान ने उसके सारे कपड़े धो दिए थे। जब महिला ने चैड को देखा तो वो मुस्कुराई और खिड़की खोलकर उसे नाश्ते के लिए बुलाया, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वो बिजी है। लड़के को काफी समय बाद किसी ने इतनी दयालुता से व्यवहार किया था, तो पहले उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने घर से कुछ बिस्कुट उठाए और स्कूल जाते वक्त उन्हें चबाने लगा। स्कूल के गेट्स से गुजरते हुए चैड ने देखा कि स्कूल बिल्डिंग की ओर दौड़ते हुए बच्चों की एक बड़ी भीड़ जा रही थी। रास्ते में उसने निकोलस को भी दौड़ते हुए देखा, तो उसने उसे रोका और जिज्ञासा से पूछा कि क्या हो रहा है। निकोलस ने जल्दी से जवाब दिया कि क्लास चैट में लिखा गया था कि किसी पैरेलल क्लास का कोई स्टूडेंट ट्रैवलर है और वो अभी ऑफिस में है। चैड ने हैरान होकर पूछा कि उन्हें ये कैसे पता चला, क्योंकि कल पैरेलल क्लास में कोई भी मशीनी हाथों वाला नहीं था। तो दोस्त ने कहा कि वो खुद अपने क्लासमेट्स को दिखा रहा था। ये सुनकर चैड का माथा ठनका। शहर में प्रवासियों की संख्या काफी बढ़ रही है। एक इंस्टीट्यूट में शायद 20,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन इस स्कूल में ही 4 ट्रैवलर्स पहले से ही पहचाने जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि देश में इनकी संख्या भी कम नहीं है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अब तक 19 शहरों में ट्रैवलर्स पाए जा चुके हैं, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या भी ज्यादा है। सारी जानकारी का विश्लेषण करते हुए उसने एक पैटर्न नोटिस किया, जिसके मुताबिक ट्रैवलर्स कुछ चुनिंदा शहरों में ही सीमित हैं और लोगों की इस टाइप के प्रति रुचि को देखते हुए ये बात और भी दिलचस्प हो गई। अगर लोग इस नियम को नोटिस कर लेते हैं तो पूरे देश से लोग इन शहरों में इकट्ठा होने लगेंगे ताकि वो भी ट्रैवलर बन सकें, क्योंकि इससे इन शहरों की पॉपुलैरिटी लुओ सिटी समेत भविष्य में और बढ़ेगी। चैड और निकोलस क्लास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन क्लास में पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि असिस्टेंट प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स एक स्टूडेंट को ले जा रहे थे जो खुद को एक माइग्रेंट बता रहा था। चैड ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपने दोस्त को क्लास में खींचते हुए ले गया। उसे ये यकीन था कि रहस्यमयी संगठन जल्द ही आएगा और उसे फिर से दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि किसी अनावश्यक परेशानी में खुद को क्यों डाले, क्योंकि अगर वो सुसान को शहर छोड़ने से रोक सकते हैं तो सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। हालांकि जिस एरिया में वो रहता था वो थोड़ा पुराना था और हर मोड़ पर कैमरे नहीं थे, फिर भी उसे लगता था कि आराम से रहना बेकार है। इसलिए उसने तय किया कि आज वो पूरे दिन क्लास के बाहर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ टॉयलेट जाने के अलावा। अचानक निकोलस ने चिल्लाकर कहा कि साइमन ने एक नई स्ट्रेटजी पब्लिश की है। ये सुनकर चैड की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने फोन पर वीडियो खोला और स्ट्रीमर के शब्द स्क्रीन पर आए, जिसमें उसने कहा कि किसी वजह से वो नया वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। फिर उसने कल की बात की जिसमें उसने इनर वर्ल्ड की रिव्यू के साथ एक स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी। किंग फैमिली के शैडो किंग कॉर्पोरेशन के लिए लड़ाई इनर वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और शैडो किंग फैमिली का वो व्यक्ति है जिसके पास शैडो वर्ल्ड की पावर है। साइमन को मिली जानकारी के मुताबिक किंग फैमिली का 1000 साल पुराना परंपरा है जिसमें समय समय पर एक नया शैडो चुना जाता है और इस नए शैडो का चुनाव पूरे इनर वर्ल्ड को जिंदा कर देता है। फिलहाल 8 उम्मीदवार हैं शैडो बनने के लिए और इनमें से 7 के बारे में नाम पता था, लेकिन 8वां उम्मीदवार बेहद रहस्यमय था और स्ट्रीमर भी अब तक उसकी पहचान नहीं पता कर पाया था। अब चैड को अचानक समझ में आ गया कि क्यों वो प्रिजन 18 में दिखा था। अब काउंटडाउन में 6 घंटे 19 मिनट और 29 सेकंड बाकी थे और समय नजदीक आ रहा था। चैड को साफ महसूस हो रहा था कि निकोलस धीरे धीरे और ज्यादा नर्वस हो रहा था। उसे ये नहीं पता था कि अपने दोस्त के तनाव को कम करने के लिए क्या कहे, लेकिन उसने खुद के लिए एक फैसला किया कि अगर वो प्रिजन 18 में फंसता है तो वो हर हाल में उसकी मदद करेगा, चाहे खतरा कितना भी हो। जाने से पहले उसने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि अगर वो अचानक दूसरी दुनिया में पहुंच जाए तो सावधान रहे, क्योंकि दूसरे ट्रैवलर्स का कहना है कि वो दुनिया असुरक्षित है। ये देखकर कि निकोलस हर बात को नकारता जा रहा था, चैड ने अंत में उससे कहा कि बस उसकी बात याद रखे, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अगर वो अभी भी इसे एक राज बनाए रखे हुए है तो शायद उसके पास कोई प्लान है। शाम को एक दस्तक आई। चैड ने दरवाजा खोला। चैड ने देखा कि सुसान बाहर खड़ी थी। उसे देखकर चैड ने पूछा कि वो क्यों आई है। महिला हिचकिचाते हुए बोली कि ट्रैवलर्स के लिए काउंटडाउन जल्दी खत्म होने वाला है और चूंकि इनर वर्ल्ड बहुत खतरनाक है उसे यकीन नहीं था कि वो वापस आ पाएगी, इसलिए उसने चैड से कहा कि अगर वो वापस ना आई तो उसे टीना का ख्याल रखना। हीरो ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि महिला को अच्छे से पता था कि वो दुनिया कितनी खतरनाक है और चूंकि सुसान 5 बड़े परिवारों में से किसी के लिए काम नहीं करती, उसकी जिंदगी के बचने के चांस बहुत कम थे। उसने साफ कहा कि उसे चैड से लंबे समय तक बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ तब तक जब तक उसकी दादी जंग सिटी से नहीं आ जाती। चैड ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वादा किया कि वो टीना का ध्यान रखेगा, ये कहते हुए कि उसे अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सुसान ने धन्यवाद कहा और सुविधा के लिए अपनी अपार्टमेंट की चाबी चैड को दे दी। फिर वो मुड़ी और चली गई और हीरो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इतना भरोसा करेगी कि चाबी दे देगी। काउंटडाउन 0 घंटे 9 मिनट और 29 सेकंड बच चुके थे। चैड ने आखिरी कुछ मिनटों का फायदा उठाकर एक छोटा सा फ्लैश ड्राइव अपने मुंह में रखा। वो देखना चाहता था कि क्या वो अपनी बॉडी के साथ चीजें ले जा सकता है। फिर उसने अपनी हाथ में फिर से दर्द महसूस किया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो हीरो ने गहरी सांस ली और दुनिया अचानक फट गई, फिर एक बार फिर से जुड़ गई। वही पुरानी जेल की कोठरी, वही पुरानी धातु की दीवारें और वही पुराना ठंडा बिस्तर। हीरो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था।
जब वो हिला तो उसे डर था कि कहीं वो किसी और जगह ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका अब तक का सारा मेहनत और लुकास का विश्वास हासिल करने की कोशिश बेकार हो जाती। अब उसे यकीन हो गया था कि हर माइग्रेशन पिछले वाले का ही विस्तार होता है। इसका मतलब था कि जो कैनन स्कोर उसने याद किया था वो अब भी काम आएगा। चैड ने फ्लैश ड्राइव को मुंह से उगला और अपने हाथ की हथेली में रख लिया। उसका एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ। इसका मतलब था कि क्योंकि वो फ्लैश ड्राइव ट्रांसफर कर पाया, इसका मतलब था कि जब तक वस्तु उसके शरीर में है वो उसके साथ ही चलेगी। हीरो ने अपनी बांह पर लगे चोट को देखा और जैसा पहले था वैसा ही था, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों से उसने ये नतीजा निकाला कि ट्रांसमाइग्रेशन की प्रक्रिया पूरे शरीर पर असर डालती है। इसमें कोई शक नहीं था। अपनी खुद की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके चैड ने ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की। धीरे धीरे जेल के कक्षों से कैदियों की दरवाजों पर दस्तक की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन किसी कारण से हीरो को ये आवाजें अपने बाहर की जिंदगी से कहीं ज्यादा सुकून देती थीं। सीमा अभी भी 2 दिन की थी और वो सोच रहा था कि क्या भविष्य में ये बढ़ेगी या घटेगी। नाश्ते के दौरान दरवाजे पहले की तरह खुले, लेकिन चैड अब उतना सतर्क नहीं था जितना पहले था। वो बाहर निकला और लैंडिंग पर देखा, जहां लुकास, वैन और लुई पहले ही नीचे डाइनिंग रूम में थे। लुई ने चैड को देखा और यहां तक कि हाथ भी लहराया जैसे स्वागत कर रहा हो। आसपास के कैदी उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे। हीरो ने हल्की स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया और बाकी प्रिजनर्स ने भी इज्जत से रिस्पॉन्स दिया। चैड चुपचाप बाकी प्रिजनर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। कल रात 12 बजे एक नया ग्रुप यहाँ ट्रांसफर होना था, यानी सेकंड बैच ऑफ ट्रैवलर्स अब तक इनर वर्ल्ड में एंटर कर चुका होगा। अब चैड के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे उन्हें स्पॉट करे, और सबसे जरूरी बात, कैसे अपनी आइडेंटिटी छुपाए। अचानक उसकी नजर एक पैरेलल क्लास के बंदे पर पड़ी जो कॉरिडोर के किनारे उदासी से खड़ा था और थकावट से इधर उधर देख रहा था। न्यूकमर्स को देख लूशियन ने जोर से चिल्लाया, अब असली मजा आएगा, और स्माइल करते हुए बोला, वेलकम टू प्रिजन नंबर 18। चैड उसे साइड से वॉच कर रहा था और इस बार उसके लिए कुछ गर्मजोशी वाली फीलिंग्स आ रही थीं, जिनका फेस सुनते ही बदल गया। जब उसने सुना कि ये प्रिजन 18 है, वो चुपचाप लाइन में लग गया और कैफेटेरिया की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने सामने वाले कैदी से धीरे से पूछा, लुक्स कहाँ मिलेगा? थोड़ा सोचकर उस बंदे ने लुकस की तरफ इशारा किया और बोला, वो रहा। जिन ने उधर देखा और मन ही मन सोचा, साइमन ने सही कहा था, ये मिडिल एज्ड बंदा रियल में लीजेंड लग रहा है। लुक्स हमेशा की तरह चेस बोर्ड देख रहा था और लुई और वैन उसके साइड में खड़े थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जिन डर के मारे लुकस की तरफ भागा और बाकी प्रिजनर्स भी पीछे से स्मग स्माइल के साथ पीछा कर रहे थे। जैसे ही जिन करीब पहुंचा, लुई ने उसे रोक लिया। लुई ने हैरानी से पूछा, न्यूकमर्स में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि सीधे बॉस से मिलने आ गए? जिन ने लो वॉइस में बोला, मैं मिशन लेने आया हूं। लुई उसकी बात से कंफ्यूज हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया और सीन पूरी तरह स्केची लगने लगा। जिन ने फिर क्लैरिफाई किया, मैं प्रमोशन मिशन लेने आया हूं। लुई ने उसे दूर धकेला और बोला, भाग यहां से। अब सबका ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट हो गया था। अब जिन पूरी तरह घबरा गया और सीधा चिल्ला दिया, मैं प्रमोशन मिशन लेने आया हूं। लुक्स पूरा प्रिजन साइलेंट हो गया। सब अपनी जगह फ्रीज हो गए और एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखने लगे। जो हो रहा था वो पूरा वाइब ही ऑफ था। जिन खुद भी नहीं समझ पाया कि कहां मिस्टेक हो गई। लुई ने झुंझलाकर उसे क्रेजी बंदा कह दिया और अपने पास वाले बंदे को इशारा किया। वो बंदा जिन को पकड़ लेता है। लुई कूल तरीके से मुड़ जाता है और वॉक कर लेता है। जिन चिल्लाता रहता है, फ्री होने की कोशिश करता है और फाइनली उस बंदे का हाथ काट लेता है और भीड़ को चीरकर सीधे गेट की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर पूरी ताकत से गेट पर हिट करता है और चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, ये लोग मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। पैनिक मोड में उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला हो। ब्रो, वी स्टिल गॉट अ शॉट, लेट्स नॉट गिव अप नाउ। चैड इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि उसने पहले तो सोचा था कि वैन ही सबसे तगड़ा और स्ट्रांग बंदा है, लेकिन जब इस कैदी को देखा तो उसके सामने वैन भी फेंका लगने लगा। पूरा जेल एकदम शांत हो गया, जैसे सबकी सांस अटक गई हो। गार्ड्स और ड्रोन बिना कुछ बोले उसे उसके आखिरी लेग वाले शैकल्स में लॉक करके बाहर निकल लिए, जैसे उन्हें पता हो कि इस बंदे को पूरी आजादी देना मतलब तांडव इनवाइट करना। गार्ड्स के जाते ही उस बड़े आदमी ने बगल वाले कैदी को बिना सोचे समझे पकड़ लिया। उस कैदी के पास मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स थे, लेकिन वो उसके हाथों में जैसे कोई खिलौना हो। उसने गुस्से में उसकी आंखों में देखा और पूछा, लूकस कहाँ है? सर वो कांपते हुए हाथ से डाइनिंग रूम की तरफ इशारा कर देता है, जहां लूकस, लुई और वैन बैठे थे। उन चारों ने एक साथ उस कैदी को देखा और यहां तक कि लूकस की गोद में बैठा वो लेजी कैट भी एकदम सीधा होकर उसकी तरफ देखने लगा। जवाब मिलते ही उस बिग गैस से उसने उस कैदी को साइड में फेंका और लूकस की तरफ बढ़ने लगा। लक्स सीट से खड़ा हो गया और चैड से बोला, यार सोचा नहीं था कि ये गेस्ट इतना डायरेक्ट निकलेगा। फिर बोला, इसका नाम ग्वेन है और तूने इसका नाम तो सुना ही होगा भाई। फिर ग्वेन की तरफ बढ़ते हुए बोला, चीता तू वैन के पास ही रहियो, नहीं तो चोट खा बैठेगा। ये सुनते ही वैन ने चैड को देखा और उसे लगा कि अगर बॉस ने उसे ये याद दिलाया है तो पक्का है कि ये बंदा उसे और लुई से ज्यादा पसंद आ गया है। पूरे जेल में खामोशी छा गई थी। सबको पता था कि अगर लूकस और ग्वेन आमने सामने आए तो सीधा पृथ्वी पे हल्ला मच जाएगा। कैदी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि अब अगला सीन क्या होगा। इसी भीड़ में लूशियन ने भी ग्वेन को नोटिस किया और सोचा कि हीरो शुरू से एक्टिव नहीं था, क्योंकि वो शायद ग्वेन का वेट कर रहा था ताकि फिर सब मिक्सअप हो और उसके बाद ये लोग फायदा उठाएं। और इन्हीं थॉट्स की वजह से चैड उसे अब और भी डेंजरस लगने लगा। ग्वेन लूकस के पास आया और पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, मैं गोल गोल बात नहीं करूंगा, मैं सीधा E005 लेने आया हूं। तू बता दे कहां है, मैं लेके चला जाऊंगा। लूकस ने बड़े कैट को प्यार से थपथपाया ताकि वो नीचे कूद जाए, फिर स्माइल करते हुए बोला, ए ब्रो, बड़ों से तमीज से बात कर। ग्वेन ने उसकी बात को इग्नोर मारा और बोला, अगर तू A005 दे देगा तो तमीज अपने आप आ जाएगी। फिर लूकस को ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर स्पेट्स को फॉरबिडन चीजों में इंटरेस्ट क्यों आ गया, और ग्वेन के टोन से उसे लगने लगा कि शायद वो अब फॉरबिडन इंक्विजिशन का हिस्सा बन गया है। ग्वेन बोला, मुझे बिग बॉयज से लड़ना है तो मदद को ना नहीं कह सकता, और नाइट्स का गोल और पाइक का गोल सेम है तो पोजीशन समझो। फिर लूकस ने पूछा, तू प्रिजन 18 में एक फॉरबिडन आइटम के पीछे क्यों आया है? ग्वेन बोला,
इन्फो है कि चैन फैमिली ने तेरे से डील की है कि अगर तू इस फॉरबिडन चीज को कंट्रोल कर लेता है तो तुझे प्रिजन 18 में फुल फ्रीडम मिलेगी, और जो चीज तेरे पर्सनल अटेंशन के लायक है वो जरूर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। लूकस हंसते हुए बोला, ब्रो तू पूरी तरह गलत है, मेरा चैन फैमिली से कोई लेना देना नहीं, तो तू इन अफवाहों पर यकीन करना बंद कर दे। चैड पास खड़ा था और पूरे धैर्य से सब कुछ सुन रहा था। उसे पहले ही शक हो गया था कि शायद यही वो चीज है जिसे ढूंढने के लिए वो आया है, और शायद यही उसकी असली ड्यूटी है बैटल ऑफ शैडोज में। जब हीरो ये सब सोच रहा था तभी ग्वेन ने एक और स्टेप लिया और फिर से पूछा, ASZ-05 कहाँ है? लूकस ने सिर हिलाया और बोला, पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ग्वेन ने फिर से थ्रेट वाला स्टेप लिया और बोला, क्यों? लूकस ने स्माइल करते हुए बोला, क्योंकि मुझे A005 थोड़ा पसंद है। ऊपर छत पर लगे मेटल स्टॉर्म वाले टर्रेट्स धीरे धीरे गर्म होने लगे। कैदी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि आमतौर पर जब जेल में बवाल होता है तो कम से कम आधा घंटा तो निकलता है मेटल स्टॉर्म एक्टिव होने में, लेकिन इस बार तो पूरा सीन ही अलग था। अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ और वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया। जेल में कुल 72 मेटल स्टॉर्म थे, जिनमें से 36 चालू हो गए। उनके हथियार सीधे लूकस और ग्वेन की तरफ लॉक हो गए। चैड भी छत की कंडीशन बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और धीरे धीरे एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ मूव करने लगा। अचानक ग्वेन ने एक तेज स्टेप लिया और लूकस पर पंच मारा। उसका पंच ऐसा था जैसे किसी ने हथौड़ा सीधे लोहे पर दे मारा हो। उसी पल 36 मेटल स्टॉर्म टर्रेट्स ने एक साथ फायर कर दिया। जेल 18 का हर कोना गूंज उठा। बुलेट्स जानलेवा नहीं थीं, लेकिन रबर से बनी थीं, जो सीधा मैसेज देती थीं कि अब संभल जाओ। शुरू के 36 टर्रेट्स बस वार्निंग के लिए होते हैं, असली वाला हमला बाकी के से होता है। रबर बुलेट्स ऐसे बरसीं जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। सारे कैदी पीटे जा रहे थे और ऊपर से ग्वेन के अटैक से तो पूरा जेल तगड़े मेस में कन्वर्ट हो गया। उसी टाइम वैन ने डोम उठाया ताकि बॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके। तभी लूकस की तरफ जाता ग्वेन का मुक्का बीच में ही रुक गया, क्योंकि लूकस ने उसे एकदम चिल्ली स्टाइल में पकड़ लिया। कुछ देर बाद फायरिंग बंद हुई। वैन ने प्रोटेक्टिव डोम हटा दिया। लूकस ने इधर उधर देखा और सोचा, चैड को तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि वो जानता था कि चैड एक नॉर्मल इंसान है, बाकी कैदियों की तरह कोई सुपर एबिलिटी वाला नहीं। लेकिन जब उसकी नजर चैड पर पड़ी तो आंखें चौड़ी हो गईं। चैड तो आराम से बैठा था उस जेल की उस अकेली जगह पर जो सारे टर्रेट्स के ब्लाइंड स्पॉट में आती थी। 36 मेटल स्टॉर्म टर्रेट्स ने पूरा जेल कवर किया था, सिवाय उस जगह के जहां चैड बैठा था। बुलेट्स तो ऐसे गिर रही थीं जैसे बर्फ पड़ रही हो, लेकिन चैड को एक भी छू तक नहीं पाई। चैड, वैन, लूकस और लुई को छोड़कर बाकी सब नीचे पड़े थे, और पता नहीं क्यों लूकस को लगा कि उसे ये लड़का और भी ज्यादा पसंद आने लगा है, जबकि अभी तो कुछ दिन ही हुए थे उसे जाने हुए। चैड की इंटेलिजेंस और एबिलिटी उसकी उम्र के लोगों के बीच वाकई कमाल की थी, और लूकस को लगा कि शायद यही वो शैडो है जिसे किंग चुनेगा। चैड की तरफ देखते हुए उसने सोचा, काश मेरे पास भी इतना टैलेंटेड सक्सेसर हो। और यही सोचते हुए उसने ग्वेन पर काउंटर अटैक किया। एक ही झटके में ग्वेन को पीछे ढकेल दिया। ग्वेन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा ताकि वो बैलेंस बना सके। इस पूरे फाइट में वो लूकस को बस उसकी चेयर से उठाने तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद तो उसने फिर से कोई रिस्क नहीं लिया और नीचे बैठ गया अपनी एनर्जी वापस लाने। अब उसे वो अफवाहें सही लगने लगीं कि लूकस डेमीगॉड है, और अब ग्वेन को भी साफ पता चल गया था कि उनके बीच